तो बच्चों अगला जो टारगेट है वो है जेई एडवांस का, और जेई एडवांस के लिए अब 5 महीने रह गए, तो इसलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक एडवांस सीरीज निकाल रहे हैं। इस एडवांस सीरीज में बच्चों आपको क्या करना है कि हमारे साथ साथ क्वेश्चन बनाते जाना है ना। और क्वेश्चन क्या क्या होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे टॉपिक के, प्लस जो हाई लेवल प्रॉब्लम्स होते हैं डिफरेंट सोर्सेस और बुक से वो भी होंगे, ताकि हम लोग सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या करें, कवर कर पाए, है ना। अब आपको क्या करना है, दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। पहला तो वीडियो में अपन जो रहेगा उसमें डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं, तो आप उसको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं और आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप पेपर के टाइप का देना चाहते हैं कि आप एक टाइम कंस्ट्रेंट में वो सवाल बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारे ऐप में, ब्रदर्स जेई ऐप होगा, उसमें आपको ये कोर्स जो होगा कोर्स के रूप में आपको स्टोर में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाइए, लॉगिन कीजिएगा और इस प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर स्टोर में जाइएगा, जेई एडवांस सीरीज वहाँ आपको दिख जाएगी। वहाँ पर टॉपिक का पेपर वाइज बना होगा, जो जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन लिखा होगा कि एमसीक्यू है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, वो सेम क्वेश्चन वहाँ पर होगा। वहाँ पेपर जैसा उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और आके फिर अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन हर टॉपिक कवर करेंगे, जितने भी एडवांस में आने वाले हैं फिजिक्स के, प्लस केमिस्ट्री और मैथ्स के भी आगे करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन बच्चे लोग क्या है आपका, देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg सब्जेक्टेड टू अ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन पोजिशन। यानी एक फोर्स दिया है जिसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या है माइनस के एक्स और वाई कॉम्पोनेंट क्या है माइनस के वाई। के क्या दे दिया है 1 kg पर सेकेंड, यानी के और एम दोनों दे दिया है। फिर एट टाइम टी इक्वल टू 0 पार्टिकल का पोजीशन और पार्टिकल की वेलोसिटी दे दिया है। ठीक है, यानी इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी दे दिया है। अब vx vy डिनोट द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल्स वेलोसिटी, और इग्नोर ग्रेविटी। जब z का वैल्यू 0.5 मीटर होगा तब हमको बताना है कि एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स का वैल्यू क्या है। ठीक, अब देखो इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया है ना, अपन उसको ब्रेक डाउन करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि इक्वेशन जो फोर्स की दी है वो किस टाइप की लग रही है, सिंपल हार्मोनिक लग रही है। क्यों, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो x और y में क्या हो रहा होगा, SHM। तो अगर एक्सीलरेशन का SHM इक्वेशन है तो हम लोग वेलोसिटी और पोजीशन दोनों का इक्वेशन लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमको पता है। तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं और x कंपोनेंट इधर लेके चलेंगे और y कंपोनेंट इधर लेके चलेंगे, और z कंपोनेंट को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेंगे ना, उसको भी लेना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी में देखो z कंपोनेंट भी दिया है लेकिन वो कांस्टेंट है। z कंपोनेंट क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि टाइम वाइम कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो, अब ये देखते हैं क्या बोला है, f बराबर क्या लिखा है माइनस के एक्स आई प्लस वाई। तो x एक्सिस में फोर्स इन x डायरेक्शन क्या है माइनस के एक्स, और y एक्सिस में फोर्स क्या है माइनस के वाई, है ना। ये बोथ क्या है, इक्वेशन ऑफ SHM। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसको, देखो एम ए एक्स बराबर माइनस के एक्स, और इसको क्या लिख सकता हूं एम ए वाई बराबर माइनस के वाई। ठीक, तो SHM की इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो x के लिए लिख लेते हैं x बराबर एम्पलीट्यूड जो x डायरेक्शन में है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स, एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल फेज है लिख लेते हैं, क्योंकि t इक्वल टू 0 इनका पोजीशन भी दिया है और वेलोसिटी भी दिया है, तो इसलिए हम लोग को इनिशियल फेज लेना पड़ेगा। 0 0 है बोलता तो 0 ले लेते हैं, है कि नहीं। और y क्या लिख सकते हैं, ए वाई साइन के सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाई, वाई क्या है जो इनिशियल फेज उसमें हो। ठीक, अब देखते हैं हमको क्या क्या चीज पता है। एक्स हमको पता नहीं है, फाइव एक्स हमको पता नहीं है, ओमेगा पर निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं क्योंकि सिंपल के और एम का वैल्यू दे दिया हुआ है स्प्रिंग मास सिस्टम। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट के बाई एम, के का वैल्यू 1, मास का वैल्यू भी 1, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया 1। ये तो चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अगर वेलोसिटी चाहिए एक्स डायरेक्शन में तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। ओमेगा तो 1 है तो ऐसे ही लिख लेते हैं, ए एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स। वैसे यहां भी लिख लेते हैं, वी वाई बराबर क्या आ जाएगा
ए वाई ओमेगा, ओमेगा 1 है तो 1 को लिखते नहीं, कॉस ओमेगा टी प्लस 5y। समझ में आया कि नहीं है बच्चों? तो हम लोग को जो चाहिए था वो तो तैयार हो गया, क्या? एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। हाँ, लेकिन ना एम्पलीट्यूड पता है ना फेज पता है, ये दोनों अपने को निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ये कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग को इनिशियली कहां था ये देखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या दिया इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि जब समय जीरो था, टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल जब टाइम जीरो था, एक्स में पोजीशन क्या थी? 1/√2i। एक्स में पोजीशन क्या थी? 1/√2i। तो एक्स की पोजीशन लिख लेते हैं 1/√2i। तो टी का वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ? 0, और इसको क्या लिख लेंगे? 1/√2। तो ये आ जाएगा 1/√2 बराबर ax साइन 5x आएगा बच्चों। क्यों? टी का वैल्यू 0 डाले तो ये वाला टर्म 0 हो गया, 5x बचेगा खाली। फिर वेलोसिटी क्या दी है? -√2i। तो यहां से क्या डाल देते हैं? -√2 बराबर ये क्या बचेगा बच्चों? ax cos 5x। क्या बचेगा? ax cos 5x, क्योंकि ओमेगा टी क्या हो गया? 0 है, टी इक्वल टू 0 है ना। तो टी इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू डाल दी, टी इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू डाल दी। अच्छा, उधर भी दी है, vy की भी दी है, उसमें भी डाल देते हैं। तो y का टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है? कहां गया? -√2। कितना? -√2। तो -√2 बराबर क्या आएगा? ay साइन 5y, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी है? √2। तो आएगा √2 बराबर ay cos 5। समझ में आई बात? cos 5y। क्लियर? ये आपका क्या दे दिया है? पोजीशन और वेलोसिटी y का। अच्छा, z को भी नेग्लेक्ट नहीं करते। z में कोई फोर्स लग रहा है? z में कोई फोर्स लग रहा है? z की इनिशियल पोजीशन क्या है? 0, और z की वेलोसिटी क्या है? 2/π। तो z के लिए क्या लिखते हैं? z का इनिशियल पोजीशन 0 है, z में का एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, लेकिन z की वेलोसिटी कांस्टेंट है विच इज 2/π। ठीक है, अरे बात समझ में? अब देखो, अब हमको ax और 5x का वैल्यू निकल जाएगा यहां से। भाई दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 का वैल्यू मिल जाएगा, और स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा। स्क्वायर करके ऐड करते हैं बच्चों, तो बताओ क्या आ जाएगा? ax स्क्वायर बराबर 1/2 प्लस 2। तो 1/2, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5/2। ठीक है, तो ये आ गया। ax का वैल्यू क्या आ जाएगा? √5/2। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे ही दोनों को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं बच्चों? डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो 10 5x बराबर क्या आएगा? -1/2। -1/2। समझ में आई बात? पक्का? ये चीज निकल गई। अब आते हैं इधर पे, इनको स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं तो क्या आएगा? ay स्क्वायर, ay स्क्वायर आ जाएगा 4, तो ay कितना आ जाएगा? 2, और 10 5y क्या आ जाएगा? -1। क्या आ जाएगा? -1। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? तो इतनी चीजें हम लोग निकाल ली हैं। ठीक, और बोर्ड अब खत्म हो चुका है, बढ़ाना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। ये निकालना तो मेन चीज ये है ना, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। लिख के देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए। हमको क्या की वैल्यू निकालना है? एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। ठीक, एक्स की वैल्यू क्या थी? ए, है ना। तो एक्स का वैल्यू तो आ गया, कितना है? √5/2 साइन ओमेगा का वैल्यू 1 है, तो ऐसे लिख लेते हैं t प्लस 5x, t प्लस 5x। अभी ऐसे लिखते हैं t प्लस 5x। वी वाई कितनी है? ए वाई कितना दिया था? 2 आया है। ए वाई कितना है ये बताओ ना? 2 फिर cos t प्लस 5y को भी क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या आएगा? माइनस y क्या था? 2 साइन t प्लस 5y, और ये कितना था? इंटू √5/2 और cos t प्लस 5x। आ रही बात समझ में? अब एक काम करो, देखो ये
√2 से ये √2 टाइम्स चले जाएगा, ये √2 से √2 टाइम्स चले जाएगा, और √5 √10 बाहर आ जाएगा। आ गया √10 बाहर, √10 का आ गया बाहर। अब देखो साइन t प्लस 5x t प्लस 5y, t प्लस 5y t प्लस 5x, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, क्या आता है बच्चों? साइन a माइनस बी। तो a क्या है यहां? t प्लस 5x, माइनस b क्या है यहां पर? t प्लस 5y। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? इसको सीधा ऐसे यही लिख सकते हैं। अब √10 t माइनस टी क्या हो गया? कैंसल। तो बचेगा क्या अंदर? साइन 5x माइनस 5y। अब इसको क्या लिख सकते हैं? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो बच्चों √10 इंटू क्या आएगा? साइन 5x कॉस 5y माइनस साइन 5y कॉस 5x। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं है? अब बताओ, हमको tan 5y का वैल्यू आया था -1 और tan 5x का लिया था -1/2 ना, -1/2। तो इससे sin 5x cos 5y, sin 5y cos 5x, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते? फटाफट बताओ क्या आएगी? ठीक, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आ गया 1 और 1, तो ये कितना आ जाएगा? √2। क्या जाएगा? √2। फिर इधर देखो, ये है 1 और ये है 2, तो ये क्या जाएगा? √5। ठीक, तो sin 5x की वैल्यू लिखते हैं। ये x वाला था और ये क्या वाला था? y वाला। तो क्या जाएगा? 1/√5 की -1/√5? 1/√5 लेंगे कि -1/√5 लेंगे बताओ? स्क्वायर करके ऐड करके अंडर 1/√5। तो यहां क्या डालते हैं? इनटू cos 5y 1/√2 माइनस sin 5y उधर 2/√5। हाँ, तो ये क्या आएगी? माइनस। ठीक, अब वो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। देखो √5/2 √10 होता है, कट गया। 1 + 2 1 + 2 3। ठीक है, तो अपना ये वैल्यू 3 आएगा। पीछे देखते हैं क्या पूछा था इसमें, यही पूछा था कितना होगा, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 3। समझ में आया कि नहीं? तो ये था भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन का, अगर अपने को क्या पता है? इक्वेशन ऑफ मोशन, और उससे सारे पैरामीटर्स का मीनिंग, और हम लोग x दिया है तो उससे v कैसे निकालते हैं, और जनरल इक्वेशन का सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन a bob of mass 0.1 kg is attached to a spring of natural length L0। ठीक, तो एक स्प्रिंग अटैच है एक बॉब के साथ, है ना, और इस मास क्या है इसका? 0.1 kg, और लेंथ जो नेचुरल लेंथ है वो क्या है? L0 बराबर 0.1 मीटर। ठीक, अब क्या बोला है? द स्प्रिंग कांस्टेंट इज K1 0.009 व्हेन द लेंथ इज ग्रेटर देन L0। ग्रेटर देन L0 कब होगा बच्चों? जब ये स्प्रिंग क्या होगी? स्ट्रेच होगी। जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तब इसका लेंथ जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन L0 होगा। तब के लिए K अलग है, क्या दे दिया है? K 0.009 न्यूटन पर मीटर, K1 दे दिया। उसके बाद क्या बोला है? एंड K2 0.016 व्हेन L इज लेस देन, जब यहां से अंडर फॉर्म होती है स्प्रिंग, कंप्रेस हो जाती है, तो क्या दिया है बच्चों? L लेस देन L0 होगा, है ना, तब के लिए K2 की वैल्यू दी है विच इज 0.016 न्यूटन पर मीटर। अब इनिशियली द बॉब इज रिलीज्ड एट L इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर। तो बताओ एक्सटेंशन से छोड़े कि कंप्रेशन से? एक्सटेंशन से छोड़े। कहां से छोड़े? एक्सटेंशन से। मतलब यहां कहीं कितना आगे? पॉइंट, यानी मीन पोजीशन से 0.05 मीटर आगे छोड़े। एज्यूम हुक्स लॉ टू रिमेन वैलिड। हुक्स लॉ वैलिड है मतलब फोर्स माइनस kx के बराबर ही हो गए।
एक्सटेंशन के बराबर ही है ना। तो हुक्स लॉ इज वैलिड इफ द टाइम पीरियड ऑफ फुल ऑसिलेशन इज t देन द इंटीजर क्लोज टू n इज t बराबर क्या दिया है n पाई, कितना होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, देखो देखो ये जो एसएचएम मीन पोजीशन पे था अब इसकी जर्नी यहां गया और वापस आया, ठीक। तो ये पूरा साइकिल तो नहीं है, ये क्या है आधा साइकिल, और आधा साइकिल तक इसका मास था m और स्प्रिंग कांस्टेंट था k1, ठीक। उसके बाद ये क्या होगा अंडर फॉर्म होगा, क्या होगा अंडर फॉर्म होगा। तो जब वो इधर जा रहा है उस वक्त भी इसका मास तो क्या है m ही है, और जाके वापस आ रहा है, लेकिन k क्या है k2 है। तो ये हो गया आधा टाइम पीरियड और ये हो गया आधा टाइम पीरियड। तो ओवरऑल टाइम पीरियड क्या होगा, ये आधा वाला हाफ में जो समय लगा और ये आधा वाले हाफ में जो समय लगा। तो पूरा टाइम पीरियड तो अपन ऐसा लिख देते हैं ना 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, आधा को लिख लेते हैं पाई अंडर रूट एम बाय के। तो आधा पार्ट के लिए k1 है, आधा पार्ट के लिए k2 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अपना ओवरऑल नेट टाइम पीरियड ले लेंगे t1 प्लस t2, यानी पाई एम बाय k1 प्लस पाई एम बाय k2। समझ में आया कि नहीं आया। तो t नेट जो आ जाएगा टाइम पीरियड वो आ जाएगा पाई अंडर रूट एम, कॉमन आ जाएगा, पाई अंडर रूट एम कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बच्चों 1 बाय रूट k1 प्लस 1 बाय रूट k2, ठीक। तो पाई का तो वैल्यू पाई रखो, m का वैल्यू कहीं दिया है 0.1, इसका अंडर रूट, और k का वैल्यू क्या दिया बच्चों, वाह भाई वाह दिया है ना 0.009। तो 1 बाय अंडर रूट 0.009 प्लस 1 बाय अंडर रूट पॉइंट कहा गया 016। क्लियर है पक्का। अब इसको सॉल्व करो फटाफट, बताओ क्या आएगा आंसर। इसको मिटा रहा हूं, ठीक। अरे यार, तो पाई इंटू 0.1 को ऐसे लिखे रहने दो। अब देखो 0.009 को क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 10 का पार -3 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 10 का पार -3। तो क्या लगता हूं ये आ जाएगा 9 इंटू 10 का पार -3, तो 3 बाहर आ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं 1/3 अंडर रूट 10 का पार -3 प्लस 1 बाय ऐसे ये 4 बाहर आ जाएगा, यहां क्या रहेगा अंडर रूट 10 का पार -3, ठीक। और इसको क्या लिख दूं, इसको लिख देता हूं 10 का पार -1, ठीक। इसको क्या लिख देता हूं 10 का पार -1, और कहां भेज देता हूं अंदर। तो ये हो जाएगा 10 का पार -2 और ये क्या हो जाएगा 10 का पार -2। इसको अंदर भेज दिया तो समझ में 10 का पार -2 क्या होता है 1/10। क्या होगा 1/10, तो 10 ऊपर चले जाएगा, तो आएगा पाई 10/3 प्लस 10/4। आ रही बात समझ में। फिर एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, पाई को पाई रख दो, क्या आएगा 4 तिया 12, 40 प्लस 30 70। तो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ रहा है 6 के आसपास आ रहा है। तो क्लोजेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चों 6। समझ गए, ठीक। तो ऐसे वाले केस में क्या करना है आपको, दो आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देना है। क्या डिवाइड कर देना, दो आधे पार्ट में, आधा पार्ट के लिए के अलग दिया है, आधे पार्ट के लिए के अलग दिया है। तो ऐसा सॉल्व कर देना है। ऐसी क्वेश्चन हम लोग जब बना रहे थे, एक देखे थे रबर बैंड वाला, रबर बैंड वाला भी देखे थे ना। क्योंकि रबर बैंड जब होगा तो रबर बैंड क्या होता है जब कंप्रेस होता है तब वो स्लैक हो जाता है। तो जब वो इस तरफ जा रहा है तो ये वाले रबर बैंड का जो कांस्टेंट होगा वो टाइम पीरियड लेते थे, और जब वो इस तरफ जा रहा है तो ये वाला स्लैक हो जाएगा, तो इस रबर बैंड का के लेते थे, और फिर दोनों हाफ को ऐड कर दिए थे, है ना। तो ऐसे टाइप का कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, क्या दिया है देखो, अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2 न्यूटन मीटर, के का वैल्यू दे दिया है, द मास ऑफ द ब्लॉक 2 kg दे दिया बच्चों, इसका 1 kg, ये सब सारी चीजें लिखी है। अनदर ब्लॉक ऑफ 1 kg, स्पीड कितने से आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से आके इसको कोलाइड हुआ, कोलिजन कैसा इलास्टिक, है ना, ई का वैल्यू 1। फिर द कोलिजन इज सच दैट 2 kg ब्लॉक डज नॉट हिट द वॉल, ऐसा कोलिजन हुआ, ये 2 kg अंदर जाएगा लेकिन वॉल तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला,
द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस, व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू अनस्ट्रेच्ड पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई टकराने के बाद ये क्या जाएगा, अंदर जाके वापस आएगा, मतलब आधा साइकिल करेगा। ठीक, तो आधा साइकिल टाइम तब तक करेगा, तो ये वापस यहां पहुंचेगा, तब तक ये टकरा के इसको कोई भी वेलोसिटी जो मिलेगी उसके कारण ये दूर जाएगा, पास आएगा, जो भी आएगा। तो अपने को दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी। ठीक, तो सबसे पहले तो दोनों का क्या हो रहा है बच्चों, कलीजन। ठीक, अब जब ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स को मैं कंसीडर करूंगा क्या एक्सटर्नल फोर्स जैसे, नहीं। ठीक, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, ऐसी फोर्स होती है जो मोमेंटम का चेंज स्लोली लाती है। जो फोर्स मोमेंटम का चेंज क्या लाई, तुरंत लाई, सडनली, इंपैक्ट फोर्स, इंपल्सिव फोर्सेस, उन्हीं के कारण हम लोग क्या लिखते हैं, कलीजन लिखते हैं। और मैं इक्वेशन, जो मोमेंटम का जो कंजर्वेशन लिख रहा हूं वो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर लिख रहा हूं, एक बहुत टाइम के बाद के लिए नहीं लिख रहा हूं। आ रही बात समझ में? चलिए, तो टकराने से पहले 1/2, टकराने से पहले क्या रहेगी, 1/2, दूसरे वाले का 0, कंजर्वेशन मोमेंटम लगा रहा हूं। ठीक, अब सपोज इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v2, तो क्या लिख सकते हैं, 1v1 प्लस 2v2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेते हैं। तो सपोज इसको कितनी वेलोसिटी मिली v2, इसको कितनी वेलोसिटी मिली v1, तो सेपरेट कितने से होंगे, v2 माइनस v1, कितने सेपरेट होंगे बच्चों, v2 माइनस v1, और अप्रोच कितने से होंगे, 2 से। ये बराबर क्या होगा 1, तो क्या आ गया इक्वेशन, v2 माइनस v1 बराबर 2, और एक इक्वेशन क्या था, 2v2 प्लस v1 बराबर 2, यह था। दोनों को ऐड कर देते हैं बच्चों, ऐड करेंगे तो माइनस वी वन कट गया, क्या आया 3v2 बराबर 4, तो v2 का वैल्यू कितना आ गया 4/3, मतलब हम जो डायरेक्शन कंसीडर किए थे उधर ही जाएगा, ये जाएगा इधर 4/3 मीटर पर सेकंड से, और ये कहां जाएगा, इसके लिए v1 निकाल लेते हैं, तो ये क्या जाएगा v2 माइनस v1 बराबर 2, तो v1 उधर जाएगा, तो v2 माइनस 2 बराबर v1, तो v2 कितना है 4/3 माइनस 2, तो ये क्या आ गया बच्चों -2/3, मतलब ये कहां जा रहा है, ये टकराने के बाद कोंडा गांव जा रहा है, यानी वापस जा रहा है 2/3 मीटर पर सेकंड। समझ में की बात, पक्का? अच्छा, टाइम पीरियड जो इसका ऑसिलेशन का होगा उसमें वेलोसिटी का कोई लेन देन होता है क्या, उससे तो कोई मतलब नहीं होता है, टाइम पीरियड तो m और k पे डिपेंड करता है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा बताओ, 2π√m/k। अभी यहां पर ये से मोशन चालू किया, अब अनस्ट्रेच पोजीशन यही था ना, तो वापस से नेट फोर्स 0 कब होगा, जब वापस यहां आ जाएगा, जहां नेट फोर्स 0 होता है वो क्या होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अंदर जाके वापस आएगा, तो जाके वापस आने में इसको t थोड़ी लगेगा, आधा समय लगेगा, तो क्या लेंगे t/2, तो अगर π√m/k, तो पाई का वैल्यू तो पाई है, m कुछ दिया है 2, k का वैल्यू क्या दिया स्प्रिंग कांस्टेंट 2, जबरदस्त, तो कितना लग रहा है बच्चों पाई सेकंड। ठीक, तो पाई सेकंड में ये आके वापस यहां खड़े हो गया, अब पाई सेकंड तक ये कहां जा रहा है पीछे, पाई सेकंड तक ये कहां जा रहा है पीछे, अब ये पीछे जा रहा है, तो बच्चों अपन ये देखते हैं ये डिस्टेंस कितनी मूव करेगा पाई सेकंड में, डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, तो 2/3 इंटू पाई, तो इतने डिस्टेंस मूव करेगा, तो इससे कितना दूर चले जाएगा ये 2/3 पाई, कितना होगा 2/3 पाई, ये 3.14 होता है, तो 1.04 जो भी ले लो है ना, तो लगभग कितना आ जाएगा 2.098 कुछ आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में? वेरी गुड, तो आंसर क्या होगा, ठीक, ऊपर से तो नहीं गया बच्चों, पक्का? आगे क्वेश्चन बढ़े, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा, हाँ बोलो, नहीं डायरेक्शन चेंज हो जाएगा लेकिन तो मनोरंजन के लिए पूछते हो क्या ये सब तुम लोग
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अरे बाप रे, क्या है? हाँ, अ ब्लॉक ऑफ मास m is connected by a massless spring, is connected by a massless spring, stiffness constant क्या है बच्चों? k, to a rigid wall and moves without friction on a horizontal surface। मतलब वही स्प्रिंग मास सिस्टम है, और क्या है? कितना मास है? m। अब क्या बोला है? द ब्लॉक ऑसिलेट्स विथ स्मॉल एम्पलीट्यूड a अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन x0। मतलब x0 क्या है? x बराबर x0, ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन है। इसके अबाउट छोटे एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है। छोटा एम्पलीट्यूड कितना? a और माइनस। ठीक है, a एम्पलीट्यूड से क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। पहली बात, कंसिडर टू केसेस। पहला, व्हेन द ब्लॉक इज एट x0 एंड व्हेन द ब्लॉक इट इज x0 प्लस a। मतलब पहला ब्लॉक मीन पोजीशन पे, दूसरा ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन में। दो केसेस हैं। दोनों केस में एक पार्टिकल है m, जो कि छोटा है m से, इज सॉफ्टली प्लेस्ड। क्या बोला? इज सॉफ्टली प्लेस्ड ऑन ब्लॉक आफ्टर विच दे स्टिक टुगेदर। आफ्टर विच दे स्टिक टुगेदर। अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। है ना, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम बनाए अपन, लेकिन वर्टिकल में, है ना, सॉफ्टली स्टिक कर रहा है वाला। अब देखो, सपोज पहला केस लेते हैं, केस 1। बताओ जब ये मीन पोजीशन पे रहेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रहती है? मैक्सिमम। तो अभी सपोज ये क्या कर रहा था? ए इसका एम्पलीट्यूड था और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी सपोज ओमेगा होगा, तो अपन ये लिख सकते हैं ना, इसका जो वेलोसिटी था वो कितना था? ए ओमेगा था। और ये ओमेगा क्या होगा? m बाय के का अंडर रूट, के बाय एम, सॉरी उल्टा बोल दिया, अंडर रूट के बाय एम होगा। समझ में आ रही बात? अब जैसे ही उसके ऊपर जब मीन पोजीशन पे एक सॉफ्टली एम मास प्लेस कर दिया बच्चों, तो एम मास जैसे ही प्लेस करेंगे दोनों एक दूसरे पे चिपक गए। चिपक गए बोल रहा है, चिपक गए मतलब एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगाए, जो भी लगाए अपने को उससे मतलब नहीं, लेकिन दोनों ही फोर्सेस इंटरनल है। एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं लग रहा है, सॉफ्टली प्लेस किए तो क्या चीज कंजर्व रहेगी? नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। अब अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वेलोसिटी भी चेंज होगी, ओमेगा भी चेंज होगा। ओमेगा क्यों चेंज हो गया? कि अब बच्चों हरी बस m प्लस एम जो है वो क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो देखो क्या लिखते हैं, तो ये लिखते हैं हाफ, सॉरी हाफ हाफ क्यों लिख रहा हूं? पहले मास था क्या? खाली m, और वेलोसिटी क्या थी बच्चों? a ओमेगा। ये ओमेगा की वैल्यू अलग थी। ठीक, अब मास क्या हो गया? m प्लस एम। मास क्या हो गया? m प्लस एम। अब वेलोसिटी हो गई सपोज v डैश, तो v डैश क्या आएगी? m बाय m प्लस एम, m बाय m प्लस एम इंटू a ओमेगा। ठीक, अगर मैं चाहूं तो m बाय m प्लस एम इंटू a ओमेगा को क्या लिख सकता हूं? a को तो a ही लिखूंगा, a को क्या लिखूंगा? a। ओमेगा को क्या लिख सकता हूं? ये ओरिजिनल वाला ओमेगा है, तो क्या लिखूंगा? अंडर रूट के बाय। ठीक, तो ये क्या आ गई बच्चों? v डैश। क्लियर? और अगर पहले देखूंगा तो वेलोसिटी क्या होगी? अगर इनिशियल वेलोसिटी ऐसा देखना चाहूं तो क्या थी? a इंटू ओमेगा, और उस समय ओमेगा क्या था? के बाय एम। तो भाई वेलोसिटी कम हुई कि ज्यादा हो गई? वेलोसिटी डिक्रीज हो गई ना। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ये बात तो सही है। तो पहला बात तो ये बोला है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन द फर्स्ट केस चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ m बाय m प्लस एम, whereas in the second case it remains unchanged। सेकंड केस का तो पता नहीं, लेकिन पहले केस में ये बात क्या बोल रहा है? सही है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके देख सकते हैं। आरी बात सुनना, सेकंड केस में एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। क्यों? वेलोसिटी कम हो गई, तो हाफ के ए स्क्वायर जो अब जाएगा वो क्या जाएगा? कम। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? तो ये वाला चीज तो सही है, ये वाला चीज क्या है? सही। दूसरी चीज सेकंड में बोला है इट रिमेन्स अनचेंज। सेकंड केस में कहां पे डाला है? ठीक, सेकंड केस में यहां पे डाला है। एक्सट्रीम में वेलोसिटी इनिशियल क्या होती है? 0।
रेस्ट पे रखी थी और सॉफ्टली प्लेस कर दिया, तो बस मास चेंज हुआ ना। अभी काइनेटिक एनर्जी को तो अपन कुछ काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही थी, तो कोई काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको तो छेड़छाड़ी नहीं किया ना। तो यहां पर एम्पलीट्यूड कुछ अनचेंज होगा क्या भाई? अगर आप एम मास को एक खींचे और छोड़ दिए तो वो ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन करेगा। अगर आप एम प्लस एम को भी खींच के छोड़ दिए तो वो भी वैसे ही ऑसिलेट करेगा। बस ओमेगा दोनों का क्या होगा? अलग अलग। पहले था एम बाई के और अभी क्या होगा? एम प्लस एम बाई के। आ रही बात समझ में? तो सेकंड केस में एम्पलीट्यूड भाई जितना दूर एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ते हो उसी पर ऑसिलेट करता है ना। ऐसा थोड़ी रहता है कि मास अब यहां पर क्या, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आया तो मास कम कर दिया तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं रहता। क्यों? एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है? जीरो। तो ये बात, पहला ऑप्शन तो अपने क्या लग रहा है? सही। समझ में आया? पक्का? ठीक। दूसरा चीज फिर हमको बोला है फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन बोथ केसेस इज सेम। क्या ये बात सही है ना भाई? टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट के बाय एम प्लस एम। दोनों, हाँ ठीक है, ठीक, सॉरी, ठीक है, एम प्लस एम बाय के। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है, एम प्लस एम बाय के। तो क्या होगा टाइम पीरियड? दोनों ही केस में मास एम ऐड हो रहा है तो मास एम प्लस एम हो जाएगा, के तो चेंज नहीं हो रहा है, और एम और के पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा दोनों केस में? सेम। तो ये हो गया, दो ऑप्शन करेक्ट। ठीक, दो पर्शियली करेक्ट हो गया। अब छोड़ दो, आगे बढ़, नहीं है ना। फिर बोला टोटल एनर्जी डिक्रीजेस इन बोथ केस। टोटल एनर्जी डिक्रीजेस इन बोथ केस। पहले केस में तो हो रहा है, वेलोसिटी कम हो गई। दूसरे केस में टोटल एनर्जी बोला है। टोटल एनर्जी क्या होता है? हाफ के ए स्क्वायर होता है टोटल एनर्जी। कि आप एम मास को ए डिस्टेंस तक खींचो, या 2m मास को ए डिस्टेंस तक खींचो, या 3m मास को ए एम्पलीट्यूड दो, टोटल एनर्जी कितना देके छोड़ रहे हो? हाफ के ए स्क्वायर। सेकेंड केस में ए चेंज हो रहा है, के चेंज हो रहा है, तो कैसे चेंज होगा? टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लिखो, नहीं, टोटल एनर्जी सेकेंड केस में क्या है? कांस्टेंट। पहले केस में ठीक, ये क्या है? गलत। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट x इक्वल टू 0 ऑफ द कॉम्बिनेशन मास डिक्रीजेस इन बोथ केस। इंस्टेंटेनियस क्या? स्पीड, यानी जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो बोल रहा है दोनों केस में चेंज होगी। तो ये सही बात है। ये बात क्या है बच्चों? सही। पहले में तो देखे कंजर्वेशन मोमेंटम लगा के भाई m बाई एम प्लस एम टाइम्स कम हो गया। अब दूसरे केस में क्यों कम होगा? दूसरे केस में क्या हो गया? ओमेगा कम हो रहा है ना, तो ए ओमेगा काइनेटिक एनर्जी बोला है, तो क्या होगा? ए ओमेगा कम होगा कि नहीं होगा? आ रही बात समझ में? तो ए तो सेम है लेकिन ओमेगा क्या हो रहा है? कम। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम हो। तो ये बात भी क्या बोला है बच्चों? सही। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी डी। सी सही नहीं है। टोटल एनर्जी, आप खुद सोचो, एक एसएचएम हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? एसएचएम। ठीक, आप एक एम मास लिए, उसको स्ट्रेच किए ए डिस्टेंस, तो बताओ अभी ए डिस्टेंस में खींच के रखो, बताओ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक तो एक्सट्रीम पोजीशन में जीरो होती है, तो टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर दिया। अब अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो वो जो ऑसिलेट करेगा वो तो एक ही अबाउट करेगा ना, तो टोटल एनर्जी हमेशा कितनी होगी? हाफ के ए स्क्वायर, पोटेंशियल और काइनेटिक का सम। अब दूसरा ये सोचो कि सपोज अगर मैं ए डिस्टेंस दूर एम प्लस एम मास को, अब पहले एम मास को खींचा था, अभी एम प्लस एम मास को खींच रहा हूं, तो क्या होगा? अब मास क्योंकि बढ़ गया है, मास क्योंकि बढ़ गया है, तो जब मैं हाफ, अभी भी एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर है, तो जब सेंटर पे वो आएगा तो हाफ के स्क्वायर बराबर होगा हाफ एम प्लस एम वी स्क्वायर। तो वी जो वेलोसिटी होगी वो पहले से कम होगी अभी, क्योंकि मास बढ़ गया तो वेलोसिटी कम होगी सेंटर पे, लेकिन एनर्जी जो टोटल होगी वो सेम ही होगी, हाफ के स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ये सोचना। आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इस पापरे ग्राफ दे दिया, देखो, टू इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ इक्वल मासेस। मासेस क्या दोनों में? इक्वल। ये भी एम मास का और ये भी एम मास का। ऑसिलेटिंग अबाउट द ओरिजिन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, यानी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2। बढ़िया है। टोटल एनर्जी इसकी है E1 और टोटल एनर्जी इसकी क्या है? E2।
E2 respectively. The variation of their momenta with position x is shown in figure. ये है मोमेंटा का इक्वेशन. मोमेंटा मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का सिंगुलर प्लूरल मोमेंटा है ना. तो P दे दिया है, P का ग्राफ दे दिया बच्चों. अब इन फिगर क्या बोला है बच्चों, A बाई बी एन स्क्वायर है और ये हटाओ A बाय आर एन है. तो हमको बताना है करेक्ट बातें क्या है. तो बच्चों हमको ओमेगा और ई में रिलेशनशिप पूछा है, देखते हैं क्या बात हो सकती है. ओमेगा की बात करते हैं. ओमेगा का कौन कौन सा रिलेशनशिप पढ़े है ना. अब बताओ ये मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिख रहा है. मोमेंटम का यहां पे वैल्यू क्या है, 0. और मोमेंटम का यहां पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम. जहां मोमेंटम मैक्सिमम है, मास तो सेम, मास कांस्टेंट है, मास एम कांस्टेंट होता है. तो जहां मोमेंटम मैक्सिमम है वहां वेलोसिटी क्या होगी, बहुत जबरदस्त. तो मेरे को बताओ m इंटू वी मैक्सिमम पहला केस में कितना आएगा, b के बराबर आएगा. m इंटू वी मैक्सिमम क्या होगा, b. बहुत बढ़िया. अब v मैक्सिमम को क्या लिख सकता हूं, a इंटू ओमेगा 1 बराबर b. एम्पलीट्यूड क्या होगा ये देखता हूं. एम्पलीट्यूड कहां होता है, जहां वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी कहां होती है, 0. वेलोसिटी जहां 0 वहां मोमेंटम क्या होगा, 0. तो एक्सट्रीम एंड क्या दिख रहा है बच्चों, a. जबरदस्त. तो क्या लिखते हैं, m a ओमेगा 1 बराबर b. समझ में आ गया बच्चों, ऊपर से तो नहीं गया. दूसरे केस में देखते हैं. दूसरे केस में तो सर्कल बना हुआ है. तो मैक्सिमम मोमेंटम कितना है, तो एम वी मैक्स क्या लिख सकते हैं इसके लिए, आर लिखेंगे बच्चों. और एम्पलीट्यूड भी क्या है इसके लिए, आर. तो क्या लिखेंगे, एम आर ओमेगा 2 बराबर आर. और पहला क्या था, एम ए ओमेगा 1 बराबर बी. दोनों को क्या कर दो, डिवाइड. एम एम कटगिस, आर आर कटगिस, ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 बराबर क्या है बच्चों, ए बाई बी. लेकिन यहां तो दिया है एन स्क्वायर. अच्छा, हाँ ए बाई बी क्या है, वाह भाई वाह. तो क्या आ गया ये, एन स्क्वायर. ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 क्या आएगा बच्चों, एन स्क्वायर. ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट. समझ में आया बात. अब देखते हैं एनर्जी में रिलेशनशिप. क्या में देखते हैं बच्चों, एनर्जी में रिलेशनशिप. तो एनर्जी क्या होती है बताओ, टोटल एनर्जी हाफ होती है, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर ले लो, टोटल एनर्जी. ठीक. तो क्या लेते हैं, हाफ वी मैक्सिमम का स्क्वायर. ये हो गए बच्चों E1. और वैसे ही हाफ एम वी मैक्सिमम सेकंड वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा, E2 होगा. और वी मैक्स क्या होता है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो देखो दोनों को डिवाइड कर दो, इधर क्या जाएगा, E1 बाय E2. हाफ एम कटगिस. पहले केस में वी मैक्स क्या होगा, ए स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर. दूसरे केस में क्या होगा, ए नहीं था इसका आर था, तो आर स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर. समझ में बात. अब देखो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ए बाय आर क्या है, ए बाय आर क्या है बच्चों, 1. तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर होगा. और ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 क्या था, एन स्क्वायर. तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 का स्क्वायर क्या होगा, एन का पावर 4, 1 बाय एन का पावर 4. तो ये क्या आ जाएगा, तो E1 बाई E2 क्या आया, 1 बाय एन स्क्वायर. तो देखो ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 क्या आया, एन स्क्वायर. तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 क्या है, 1 बाय एन स्क्वायर. तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 बराबर क्या, E1 बाय E2. तो क्या लिख सकते हैं, E1 बाय E2, ये डी ऑप्शन. E1 बाय ओमेगा 1 बराबर E2 बाय ओमेगा 2. समझ में आया कि नहीं है बच्चों, पक्का. तो ये भी अपने को एसएचएम का अगर मीनिंग पता है तो अपन बना सकते हैं, एक्सट्रीम और मीन.
मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो मोमेंटम मैक्सिमम होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे यानी उसके आगे तो और जाएगा नहीं, तो जस्ट उस इंस्टेंट पे टर्निंग पॉइंट होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो वहां पे एम्पलीट्यूड होगा, जो पोजीशन होगी वो क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड, और मोमेंटम क्या होगा, जीरो। ओ भाई साहब, ठीक है, फिर भी बनाएंगे, देखिए, है ना। अब इसमें क्या दिया है, अ रॉड ऑफ मास m, लेंथ l is hinged at one end and carries a particle of mass m at its lower end। ये छोटू m को कहां पर हेल्ड करके रखा है, लोअर एंड पे हेल्ड करके रखा है। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k1 इज इंस्टॉल्ड एट डिस्टेंस a डिस्टेंस दूर हिंज से, और ये b डिस्टेंस दूर k2 इंस्टॉल्ड है। तो हमको क्या बताना है, होल अरेंजमेंट रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप, मतलब ये वर्टिकल नहीं है, ऐसा है, हॉरिजॉन्टल में ऐसा मोशन लगा हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज, आ रही बात समझ में, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज बताना है। तो क्या करते हैं, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर देते हैं बच्चों, हल्का सा, ज्यादा नहीं, कितना, हल्का सा, हल्का सा डिस्प्लेस किए। तो हल्का सा डिस्प्लेस किए बच्चों, तो देखो ये वाली स्प्रिंग जो हो गई वो क्या हो गई, कंप्रेस, और ये वाली जो स्प्रिंग हो गई वो क्या हो गई, हटना भाई, अरे ये वाली स्प्रिंग क्या हो गई, एक्सटेंड, ठीक है। तो अगर ये हिंज बनाऊं और ये रॉड बनाऊं, तो ये वाली स्प्रिंग क्या हो गई, जब ये इधर आया थीटा तो ये स्ट्रेच हो गई, क्या हो गई, स्ट्रेच। जब ये स्ट्रेच हो जाएगी तो इसको खींचेगी कहां, वापस खींचेगी पीछे, और कितना फोर्स लगाएगी, k2 x डैश, सपोज जो उसका एक्सटेंशन होगा, ठीक, k2 x डैश, k2 x2 डैश लिख लेते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गई, कंप्रेस, तो ये इसको क्या करेगी, ढकेलेगी, ये क्या करेगी, इसको ढकेलेगी, और कितना फोर्स लगाएगी, k1 x1 डैश। आ रही बात समझ, mg लेना नहीं है, क्यों, हॉरिजॉन्टल है, टेबल क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो mg को n संभाल रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा कि ये दोनों इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हिंज के अबाउट क्या का इक्वेशन लिख सकते हैं, टॉर्क, क्योंकि ये जो एसएचएम करेगा वो कैसा एसएचएम करेगा, एंगुलर एसएचएम, ठीक है। तो टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं, तो नेट टॉर्क बराबर क्या होता है बच्चों, आई इंटू अल्फा, ठीक, नेट टॉर्क बराबर क्या होता है, आई इंटू अल्फा। अब बताओ यहां पर टॉर्क कौन कौन लगा रहा है, K2 और K1, तो K2 टॉर्क कितना लगा रहा होगा, K2 इंटू x2 डैश, है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, b, तो b ले लेते हैं, ठीक। x को अभी लिखा नहीं, क्या लिखेंगे, खुद सोचो। अगर सपोज किसी इंस्टेंट पे ये थीटा डिस्प्लेस हुआ है, किसी इंस्टेंट पे ये थीटा डिस्प्लेस हुआ है, तो ये जो लेंथ होगी ये आर्क होगी, और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस, वो बी दिया है, सॉरी क्या दिया है, बी, ठीक। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बी थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, तो यहां पर क्या लिख देता हूं मैं, बी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर थीटा, समझ में एक बात। प्लस सेम टॉर्क क्या लगा रहा है, K1 स्ट्रेच हुआ है तो वो भी उसको ढकेल रहा है, और वो कंप्रेस हुआ है तो उसको ढकेल रहा है, तो वो भी कितना लगा देगा, K1 इंटू ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए थीटा, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए थीटा, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर थीटा बराबर आई इंटू अल्फा। आ रही बात समझ में। तो यहां से क्या हुआ, K2b स्क्वायर प्लस K1a स्क्वायर इंटू थीटा, ये कॉमन आ गया। अब क्या लिखते हैं, आई का वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट, तो m मास का रॉड है, अबाउट एज क्या होता है, ml स्क्वायर बाय 3, तो यहां क्या लिख लेते हैं, m बड़ा M L स्क्वायर बाय 3 प्लस एक छोटा सा पॉइंट मास भी लगा हुआ है, कितने डिस्टेंस दूर, L डिस्टेंस दूर, तो क्या होगा, छोटा m L स्क्वायर इंटू अल्फा। ये वाला टर्म अब नीचे चले जाएगा, तो भी क्या आ जाएगा, अल्फा प्रोपोर्शनल आ गया थीटा के, अल्फा किसके प्रोपोर्शनल आ गया, थीटा के। और आप खुद देखो कि थीटा अपन इधर डिस्प्लेस किए थे एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क कैसी लग रही है, क्लॉकवाइज। आ रही बात समझ में, तो रिस्टोरिंग टॉर्क है कि नहीं है, तो एसएचएम हो गया प्रूफ। और यहां से क्या कंपेयर करके अपने को क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी, क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के,
तो m क्या है यहां पर, ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर बाय k1a स्क्वायर प्लस k2b स्क्वायर। तो इसको क्या कर देंगे बच्चों, रेसिप्रोकल। तो 1/2 पाई अंडर रूट, ये ऊपर और ये नीचे, क्या जाएगा आंसर। तो क्या होगा, ऑप्शन ए। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, पक्का। अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो पैराग्राफ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है बच्चों, पैराग्राफ क्वेश्चन। अजीब दिख रहा है लेकिन अजीब नहीं है, देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल डिस्क जिसका मास क्या है m, रेडियस क्या है r, ये डिस्क है बच्चों, ठीक। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k आर फिक्स्ड ऑन द वॉल एज शोन इन फिगर, यानी दो स्प्रिंग लगे हैं जो डिस्क से जुड़े हुए हैं। द स्प्रिंग आर अटैच टू द एक्सल ऑफ द डिस्क। एक्सल क्या होता है समझते हो, जैसे सपोज ये डिस्क है, तो एक्सल क्या होगा, जो इसके एक्सिस से पास होने वाला रॉड होगा या जो भी चीज होगा, चक्के में जो मेंबर डले रहता है परपेंडिकुलर, वो समझ लो, ये एक्सेल है। तो जैसे अगर सामने से देखोगे ना डिस्क को, तो इधर d डिस्टेंस दूर और इधर d डिस्टेंस दूर क्या लगा हुआ है, बोला है दो स्प्रिंग लगे हुए हैं। अरे बात समझ, ऐसा। अब क्या बोला है, द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज l, l लेंथ का स्प्रिंग है। द डिस्क इज इनिशियली एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विथ इट्स सेंटर ऑफ मास एट अ डिस्टेंस l, तो सेंटर ऑफ मास पे डिस्टेंस कितने पे, l पे है। द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग विथ वेलोसिटी कितना, v0 i, यानी इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, v0 है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। ये आपको सिचुएशन दे दी है, समझ में आया सिचुएशन। तो डिस्क बच्चों जैसा वो देखे हो ना एक्सरसाइज जो करते हैं, रोल करने वाला, हाथ पकड़ के जो आगे खींचते हैं पीछे करते हैं, तो वैसे टाइप का डिस्क लगा हुआ है जो कि रोल हो रहा है विदाउट स्लिपिंग। और स्प्रिंग क्या हो रही है, स्ट्रेच कंप्रेस हो रही। अब देखते हैं क्या पूछा है। पहला, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द डिस्क व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास इज डिस्प्लेस्ड बाय x विथ रेस्पेक्ट टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा। अरे बस समझ, मतलब अपन क्या करते हैं, अगर इसको साइड से देखोगे, अलग बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं, ठीक है। देखो ये डिस्क है, आप क्या कर दिए हो, ये एक्सेल लगा हुआ है ना, ऐसा समझना, एक्सेल लगा हुआ है, इसको कितना डिस्टेंस आगे खींच के हो, x, और दोनों स्प्रिंग यहां सेंटर से जुड़े ना, जो एक्सेल पास हो रहा है उस एक्सेल को पकड़े हुए। तो पहला स्प्रिंग भी इधर एक फोर्स लगाएगा, दूसरा स्प्रिंग भी इधर फोर्स लगाएगा। x डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो कितना लगाएगा, 2kx। क्या लगाएगा, 2kx। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन किधर होगा, पीछे की तरफ। भाई आगे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, तो सेंटर ऑफ मास को कहां खींचेगा, पीछे खींचेगा। तो ये क्या होगा, a। अब बोल दिया है प्योर रोल हो रहा है। प्योर रोल कब होता है, जब a बराबर r अल्फा हो, तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी होना जरूरी है। अब ये तो एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो कौन करेगा। अब बताओ फ्रिक्शन आगे लगना चाहिए कि पीछे लगना चाहिए, पीछे, क्योंकि अल्फा किधर होना है, ए के ओरिएंटेशन। आ रही बात समझ में। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऐसा, ठीक। और कोई सा फोर्स लग रहा है, भाई यही दोनों कांटेक्ट पे थे और जमीन कांटेक्ट पे था, तो 3 फोर्स लगेंगे, ठीक। mg और n भी लग रहा है, उससे कोई मतलब है अपने को नहीं, बाद में मतलब होगा, लिख लेते हैं, मजा आएगा, n और mg, ठीक है। अब इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, और इसमें नेट फोर्स जो लग रहा है वो निकालने का कोशिश करते हैं। अच्छा एक बार ये चेक कर लो, नेट फोर्स किस टर्म में दिया है, kx के टर्म में दिया है, तो अपने को फ्रिक्शन ही निकालना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शन। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये a से एक्सिलरेट कर रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2kx माइनस फ्रिक्शन बराबर ma, लिख सकता हूं। 2kx माइनस फ्रिक्शन बराबर ma। दूसरा टॉर्क का इक्वेशन लिख सकता हूं, F इंटू आर, आर क्या है सपोज, रेडियस ऑफ डिस्क। F इंटू आर बराबर क्या होगा बच्चों, आई अल्फा। डिस्क आई क्या होता है, अबाउट सेंटर, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। कौन सी रोलिंग, अल्फा को, ठीक। आर 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 कट गया, फ्रिक्शन कितना आया, ma बाय 2। अब इस फ्रिक्शन को यहां रख देते हैं बच्चों, तो क्या होगा, 2kx। अच्छा हमको तो फ्रिक्शन की वैल्यू लगाना है ना, पता लगाना है, ताकि तो हमको नेट फोर्स कितना लग रहा है, 2kx माइनस एफ पता चल जाएगा। तो हम लोग f की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन किसका कर देते हैं हम लोग, a का।
ए का वैल्यू क्या आएगा 2f/m। तो 2kx माइनस एफ बराबर क्या आएगा बच्चों, कहां गया कहां गया कहां गया a, तो m, तो ये क्या जाएगा 2f, ये f उधर जाएगा तो कितना होगा 3f, तो 2kx बराबर 3f, तो f का वैल्यू क्या गया 2kx/3। समझ में आया बच्चों, पक्का। अब नेट फोर्स क्या होगा देखो 2kx माइनस 2kx/3 कितना हो जाएगा 4kx/3। अरे बात समझे, नेट फोर्स। अब बताओ जो नेट फोर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, पीछे kx बड़ा है ना, नेगेटिव की तरफ है, तो माइनस। देखते हैं आंसर कहां है, क्यों माइनस लिए समझ में आया। खैर सभी में माइनस है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आगे रोल हो रहा है तो नेट एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगेगा। समझ में आया, पक्का। इसका अगला पार्ट बताएं। अब पैराग्राफ बार बार पढ़ने की जरूरत तो नहीं। चलिए अब बनाते हैं अगला पार्ट। इसका क्या बोला है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा विच इज इक्वल्स टू क्या। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है बोला है ना। अभी तो हम लोग क्या निकाले, नेट फोर्स बराबर क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी नेट फोर्स कितना आया था, वाह भाई वाह, बराबर, तो ए का वैल्यू क्या आ गया -4/3m kx। ठीक, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो तो क्या निकल जाएगा ओमेगा √4k/3m। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों, डी। ये समझ में आ गया, पक्का क्लियर है कि नहीं है, आई बात समझ में। आगे बढ़े। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V0 for which the disk will roll without slipping। the maximum value of V0 for which the disk will roll without slipping। ठीक, अब म्यू का वैल्यू यूज हो रहा है, तो हम क्या जानते हैं बच्चों, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए ए बराबर क्या होना है आर अल्फा होना है। ए बराबर क्या होना है आर अल्फा होना है। बताओ सेंटर ऑफ मास की मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे रहती है, मीन पोजीशन पे। क्या पे रहती है, मीन पोजीशन पे। ठीक, मीन पोजीशन, और वो कितनी दी है अभी V0। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के एक्स मैक्सिमम निकालने का कोशिश करते हैं कि कितना दूर जा रहा है मैक्सिमम, तभी तो ए निकलेगा, ए ओमेगा निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं देखो, हाँ और एक और चीज, फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको म्यू दे दिया था, तो फ्रिक्शन कहां तक जा सकता है मैक्सिमम, कहां तक जा सकता है म्यू एम जी तक जा सकता है। ये बात समझ में आएगी नहीं, फ्रिक्शन कहां तक जा सकता है म्यू एम जी तक जा सकता है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V0 फॉर विच द डिस्क विल रोल विदाउट स्लिपिंग। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V0 कितना होगा, हाफ m V0 का स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब सेंटर पे रहेगा तो रोल भी तो होते रहेगा, रोल हो रहा होगा तो एनर्जी क्या होगी हाफ आई, आई क्या होगा mr²/2 इंटू ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या होगा V/r, तो क्या लिखेंगे V0²/r²। ठीक, ये बराबर होगी मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। भाई जब ये पूरी जीरो हो जाएगी, भाई ऐसा रोल हो रहा है और सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है, और जब मैक्सिमम एक्सटेंशन में पहुंचेगा तब क्या हो जाएगा स्टॉप। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे स्टॉप हो गया, तो तब स्प्रिंग एनर्जी कितनी रहेगी हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। लेकिन इसको क्या कर देंगे डबल, क्यों, दो स्प्रिंग है, दोनों में सेम एलोंगेशन होगी। अब देखते हैं, तो ये क्या आएगा बच्चों, देखो r² से r² कट गया, ये क्या आया mv0²/2 प्लस ये क्या है बच्चों mv0²/4 बराबर के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। क्या आया के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। आ रही बात समझ में, पक्का। अब बताओ यहां से एक्स मैक्सिमम निकल गया, कैसे निकलेगा,
1/2 प्लस 1/4, तो 3m v0 स्क्वायर बाय 4, के आ जाएगा नीचे और ये सब क्या चले जाएगा अंडर रूट में। ये क्या आ गया बच्चों, एक्स मैक्सिमम की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं है ना। अब आप बताओ, जब प्योर रोल हो रहा था बच्चों, क्या हो रहा था, प्योर रोल हो रहा था, ठीक, फ्रिक्शन कितना लग रहा था, 2kx/3 निकाले थे, फ्रिक्शन निकाल चुके हैं ना पहले से, फिर से थोड़ी निकालेंगे। 2kx/3 था, बात समझ में, फ्रिक्शन खाली 2kx/3 था। अब प्योर रोल होना है तो फ्रिक्शन का वैल्यू 2kx/3 होना है, और x मैक्सिमम कितना होना है, अगर वेलोसिटी v0 है तो 2kx मैक्सिमम, 2kx मैक्सिमम। और उस वक्त फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग वैल्यू दे देगा, जब x क्या होगा, x मैक्सिमम होगा, तो फ्रिक्शन अपना क्या दे देगा, लिमिटिंग वैल्यू दे देगा। तो f मैक्सिमम के लिए क्या लिख सकते हैं, म्यू एम जी, मैक्सिमम फ्रिक्शन तो उतना ही लग सकता है। अब समझ में आ गया कि नहीं आगे बच्चों। अब क्या करते हैं, फाइनल इसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या होगा, ये क्या हो गया, पीछे जाते हैं, क्या आएगा अगला। तो देखो म्यू एम जी बराबर 2k/3 इंटू एक्स मैक्सिमम। एक्स मैक्सिमम अपन निकालेंगे, कितना आया था बताओ देखे, 3 भी था क्या, 3m बाय, हाँ v0, अच्छा v0 स्क्वायर था तो उसको बाहर ले लीजिए, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब ये 3 से ये क्या में आ गया, रूट में आ गया, ये 2 से ये 4 कैंसल हो गया, ये k से ये k क्या में आ गया, रूट में आ गया। तो क्या आएगा बच्चों, mk/3 और बाहर v0, ये क्या होगा म्यू एम जी। तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, 1 नहीं v0 क्या पूछा अपने को, पूछा क्या था बस, v0 पूछा था ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो v0 बराबर क्या होगा, म्यू एम जी √3/mk। समझ में आया, कोई ऑप्शन में है, म्यू जी आ गया, m से m भी कटा ना, म्यू m से m भी कटा, तो क्या आ गया म्यू जी 3m/k। क्लियर बात, पक्का बच्चों, ऊपर से तो नहीं गया, ठीक। तो ये पहला सेट था, कल क्या बनाएंगे, दूसरा सेट, ठीक है, ओके। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, पुली आर लाइट एंड स्प्रिंग्स आर आइडियल। K1, K2, K3, K4 are the force constant of the spring. Calculate the time period of small vertical oscillation of the block. यानी अगर हम लोग क्या करते हैं, इस m मास के ब्लॉक को x डिस्टेंस नीचे खिसकाते हैं, तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा वो कैसा करेगा। तो क्या करते हैं इसके लिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं। आप पहले तो ये सोचिए कि जनरल मोशन कैसा होगा। आप सोचिए ये मास नीचे आया तो क्या करेगा, ये वाली पुली को थोड़ा सा नीचे खींचेगा, फिर ये धागा ये वाली पुली को ऊपर खींचेगा, ये धागा पुली को नीचे खींचेगा, ये रोप पुली को ऊपर खींचेगी, तो ये ऊपर वाले पुली नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले पुली ऊपर आ जाएंगे। तो हर स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा। मान के चलो इसमें एक्सटेंशन आया x1, इसमें एक्सटेंशन आया x2, इसमें एक्सटेंशन आया x3 और इसमें एक्सटेंशन आया x4, ठीक है, क्योंकि मास को नीचे खींच रहे, ये दोनों पुली रोप के कारण नीचे आएंगे, ये रोप के कारण ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये x1, x2, x3, x4 में रिलेशनशिप निकालते हैं और x में, उसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट लगाते हैं पुली का। ये पॉइंट दीवार से रिजिडली फिक्स है तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा 0, ये हमको पता है। और इसमें एक्सटेंशन आया, मैं बोल रहा हूं x1, ठीक। तो धागे के इस पॉइंट पे एक्सटेंशन कितना आएगा वो मैं निकाल सकता हूं। आपको पता है कि अगर एक पुली है और इस साइड x1 एक्सटेंशन है, इस साइड x2 है और इस साइड x डैश है, तो आप लिख सकते हो x1 + x2/2 बराबर x डैश, ये कंस्टेंट होता है। तो अपन यहां पर लिखते हैं, तो देखो यहां पे एक्सटेंशन है x1, यहां पे 0 है, सपोज यहां पे अपने को पता नहीं, अपन x डैश बोलते हैं, तो x डैश + 0/2 बराबर क्या आ जाएगा, x1। तो यहां से x डैश बराबर क्या आ गया, 2x1, ठीक। तो ये जो एक्सटेंशन आया यहां पे, इसको मैं लिख सकता हूं 2x1, ठीक। अब ये एक्सटेंशन होगा कि कमी होगा ये देख लेते हैं। ये जो है तो 0 है, इसमें एक्सटेंशन आया यानी ये पुली ऊपर गया है, तो ये वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा, ठीक। ये आ गया आपका x2, 2x1। अब ये पॉइंट 2x1 है,
इसमें मैं एक्सटेंशन कितना बोला हूं, x2 बोला हूं, तो फिर निकालते हैं इस पॉइंट का एक्सटेंशन कितना होगा, तो देखते हैं 2x1 जो कि ये आया है 2x1 प्लस ये मेरे को पता नहीं है तो इसको भी फिर से लिख देता हूं x डैश बाय 2 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, x2। ठीक है, अब देखिए साइन का ध्यान देते हैं, तो एक तो ये आ गया 2x1 प्लस x डैश बराबर 2x2। तो अब ये चीज देखो कि x1 क्या था, ऊपर की तरफ मूव किया, लेकिन ये जो x2 है वो कहां मूव कर रहा है, नीचे की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ मूव किया, ये नीचे की तरफ मूव किया, तो इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूं। ठीक, तो ये उस तरफ जाएगा तो x डैश क्या हो जाएगा, 2x2 प्लस 2x1, है ना। अब ये इस पॉइंट का आ गया। अब इस पॉइंट का पता है, इसमें एक्सटेंशन है x3, तो मैं इस पॉइंट का एक्सटेंशन निकाल सकता हूं। सेम वो आ जाएगा x डैश, अगर इस पॉइंट का लूंगा तो फिर ये हो जाएगा 2x2 प्लस 2x1 प्लस 2x3। फिर इस पॉइंट का आ गया, ये पॉइंट का x4 एक्सटेंशन मेरे को पता है, तो यहां का निकल जाएगा, यहां तो x है, तो x बराबर निकल जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 2x4। ठीक है, मैं शुरू के 2 स्टेप के लिए आपको बताया हूं, बाकी के लिए नहीं बता रहा हूं। वैसे 2x 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 ऐड होते जा रहे हैं, सेम सिमिलर सिचुएशन बनी हुई है, स्प्रिंग आइदर साइड है और दोनों साइड रोप है। ठीक, अब ये आ गया आपका नेट एक्सटेंशन, है ना। अब टेंशन बांटते हैं, अगला केस क्या करते हैं, टेंशन बांटने का। तो देखिए सपोज इस वाले धागे में टेंशन T है, तो ये सेम रोप है, यहां भी टेंशन T, यहां भी टेंशन T, यहां भी टेंशन T, यहां भी टेंशन T, T T T T T, सब जगह टेंशन T आ गया। अब सारी जगह टेंशन T है, तो इसमें टेंशन कितना होगा, इसमें 2T, इसमें 2T, इसमें 2T, इसमें 2T, है ना। तो अब मैं सब में टेंशन कितना फोर्स आ रहा है वो बांट दिया हूं, और मेरे को ये पता है कि K1 में एक्सटेंशन कितना होता है x1, K2 में एक्सटेंशन कितना होता है x2, x3, K3 में, इसमें x4 और इसमें x2। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पर 2T बराबर, सपोज K1 के लिए लिख रहा हूं, तो 2T बराबर क्या लिख सकता हूं, K1 x1, है ना, फोर्स बराबर स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। वैसे ही सब के लिए लिख सकता हूं 2T बराबर K2 x2, 2T बराबर K3 x3, 2T बराबर K4 x4। अब यहां से x1 x2 x3 x4 की वैल्यू आ गई मेरे को, क्योंकि x के टर्म्स में चाहिए या टेंशन x के टर्म्स में चाहिए, तो मैं यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखो यहां पर रिजल्ट आ गया, इसको मिटा रहा हूं, यहां पे रिजल्ट क्या आ गया, x बराबर, है ना, तो x की जगह क्या लिख दिया, x की जगह x ही लिखो। अब क्या लिखे, 2 x1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2T बाय K1, तो क्या लिखा 2T बाय K1। ठीक, 2 कॉमन आ गया, सब में 2 है, तो 2T बाय K1 प्लस 2T बाय K2 प्लस 2T बाय K3 प्लस 2T बाय K4, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। तो यहां से ये 2 भी कॉमन ले लो, इसको कर दो 4, भेज दो इधर, तो आ गया x बाय 4, और नीचे आ जाएगा क्या, t को वहीं छोड़ दो कॉमन लेके, t इधर ही रहेगा, और बाकी सबको नीचे भेज दो, तो ये आ जाएगा 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3 प्लस 1 बाय K4, ये नीचे में रहेगा, और ये सब किसके बराबर आ जाएगा, t के बराबर। दिस इज इक्वल्स टू t। आ रही बात समझ। अब इधर पे बात करते हैं, ये जो m मास है इसमें क्या लग रहा है, t फोर्स लग रहा है, m मास है। ऐसे क्वेश्चन में जो स्प्रिंग वाले मास क्वेश्चन रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, mg को नेग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ रिस्टोरिंग टेंशन जो है एक्स्ट्रा x खींचने पे उसको लेते हैं, तो खाली टेंशन लेंगे। तो t बराबर क्या आ जाएगा, ma, है ना, तो a बराबर क्या आ जाएगा, t बाय m। तो यहां मैं t लिखा ही चुका हूं, डिवाइड बाय m कर दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सीलरेशन की। ठीक, एक्सीलरेशन कहां होगा इसका, अपवर्ड, फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो एक्सीलरेशन अपवर्ड होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इसके नीचे किया, फोर्स आया अपवर्ड, और x डिस्प्लेसमेंट किया, एक्सीलरेशन भी उसी के प्रोपोर्शनल आया, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ SHM। अब यहां से कंपेयर करके हम लोग को क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल वर्टिकल एक्सीलरेशन। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाय k, तो वहां पर आ जाएगा 4m
बाय ये चीज क्या ऊपर में ही 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन ये दिया है, देखो अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। तो फ्रिक्शनलेस टेबल पे क्या रखा है, पार्टिकल रखा है k स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ, मास क्या है m। The other end of the spring is fixed और the particle starts moving horizontally from its equilibrium position at t equal to 0। मतलब t equal to 0 पे वो अपनी equilibrium position पे था। When its initial velocity with an initial velocity u0, और जब initially था उसकी velocity क्या थी u0 थी। ठीक है, जिधर भी होगी बोलेगा। When the speed of particle is 0.5 u0, it collides elastically with a rigid wall। अब क्या होगा, u0 मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पे, आगे जा रहा है आगे जा रहा है, और जिस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 0.5 u0 होती है वो एक रिजिड वॉल से टकरा जाता है। इट कोलिड्स विद रिजिड वॉल। आफ्टर दिस कोलिजन क्या होगा ये बताना है। तो हमको ये बताना है द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न्स टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज u0। चलिए देखते हैं। अब देखो सबसे पहले तो x बराबर a साइन ओमेगा t, इसका जनरल इक्वेशन लिख लिए। a इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ओमेगा क्या हो गया इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इनिशियल फेज इसलिए नहीं लिया हूं, मीन पोजीशन से चालू करें तो t का वैल्यू 0 डालने से x का वैल्यू क्या आना चाहिए 0। अब इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा तो क्या आएगा, v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा t। तो अब मैं इसका t का वैल्यू 0 डालूंगा, तो t का वैल्यू 0 डालूंगा, v बराबर क्या आ जाएगा a ओमेगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि कितनी है u0। ठीक, अब मैं ये देखता हूं कि किस टाइम पे ये यहां पर टकराएगा। ठीक, कलीजन बोला है बच्चों इलास्टिक। अब आप ऐसे सोचिए, ये यहां से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम थी, कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, अगर सपोज ये रिजिड वॉल नहीं रहती तो ये जाता 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 अपने कहां तक, एम्पलीट्यूड तक जाता और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती। और जब ये रिटर्न करता तो वापस जब इस पॉइंट पे पहुंचता तो वापस से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती, 0.5 u0 ही होती है ना। और उसके बाद ये वापस जाता यहां जाता। तो यहां से यहां जाने का जो टाइम है, यहां से यहां आने का वही टाइम है। और कलीजन हो रहा है इलास्टिक, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u0। तो जब ये रिजिड वॉल से टकरा के वापस भी आ जाएगा तो भी उसकी वेलोसिटी u0 ही रहेगी। बस क्या हो रहा है कि अभी ये पूरा एम्पलीट्यूड तक जाके आता रिजिड वॉल नहीं रहने से, अभी क्या हो रहा है, गया गया v 0.5 यानी u0/2 वेलोसिटी और टकराया तो u0/2 का डायरेक्शन चेंज हो गया और वापस आ गया। ठीक, तो इसका टाइम कट शॉर्ट हो गया, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कलीजन क्या है इलास्टिक। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन ये बोला स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन u0 होगी, ये बात सही। दूसरा, टाइम एट विच द पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम इज π√m/k, ऐसा बोला। अभी देखो मीन पोजीशन से छोड़े थे, ये दीवार से टकरा के वापस आ गया, तो जाके टकरा के आने में कितना टाइम लगेगा निकालना है। तो हमको पता है ये कब टकराया, जब इसकी वेलोसिटी u0/2 थी, तो डाल देते हैं u0/2 बराबर वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड a ओमेगा क्या था u0 cos ओमेगा t। तो ये u0 से u0 कट गया, तो cos ओमेगा t आपका वैल्यू आ गया 1/2। अब cos 1/2 कौन सी डिग्री के लिए होता है, 60 डिग्री के लिए होता है, तो ये आ गया π/3। ठीक, तो अपने को ओमेगा t का वैल्यू मिल गया π/3। तो t का वैल्यू कितना आएगा, π/3 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्या होता है 2π टाइम पीरियड, ओमेगा में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कलीजन के कारण कि k और m पे डिपेंड करता है ओमेगा। तो अपन निकाल देते हैं कितने टाइम पे वो टकराया, π/3 इंटू 2π/t, t ऊपर डाल दिए तो क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल, तो टाइम क्या आ गया t/6। ठीक है, तो टाइम पीरियड के t/6 टाइम पे ये यहां से टकराया। अब वो टाइम t/6 में यहां पहुंचा और यहां पहुंच के टकरा गया, टकराने से वेलोसिटी इसकी चेंज हो गई, तो वापस आने में भी t/6 टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लग गया, t/6 प्लस t/6, तो हो गया 2t/6 विच इज t/3। समझ में आया? अब t/3 टोटल समय लगे इसको वापस आने में। t का वैल्यू हम जानते हैं 2π√m/k, इसको क्या करना है डिवाइड बाय 3 कर देना।
ठीक है, t/3 समय लगेगा क्योंकि जाके t इक्वल टू 0 से यहाँ पर गया t/6, तो टोटल t/3 टाइम लगा। तो ऑप्शन होना चाहिए ये, तो ये ऑप्शन तो हो गया बच्चों गलत। ठीक है, द टाइम एट विच द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग ऑकर्स इज, किस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन ऑकर होगा ये हमको निकालना है। चलिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, देखो जब वो अपने नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा तब क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो देखो t इक्वल टू 0 से यहां से चालू किया, एक नया डायग्राम बना लेता हूं, कचरा हो गया वो। अब ठीक, t इक्वल टू 0 से यहां से चालू किया और t/6 के बाद ही इसकी जर्नी कट शॉर्ट हो गई, यहां रिजिड वॉल से टकरा गया, वापस आया, वापस आने में फिर से t/6 टाइम लगा और फिर उसके बाद ये कंप्रेस करना चालू किया स्प्रिंग को और नेगेटिव एम्पलीट्यूड तक जाएगा। तो मीन पोजीशन से नेगेटिव एम्पलीट्यूड में जाने के लिए आपको लगता है समय t/4, है कि नहीं? कितना समय लगता है? t/4 समय, t/4 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 t/4, तो नेगेटिव कंप्रेशन में जाने में t/4 समय लगेगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, टोटल टाइम ऐड कर लेते हैं। तो t/3 प्लस t/4, ये t/6 प्लस t/4, तो कितना आ जाएगा 12 और ये 7t/12, तो ये आ जाएगा 7/12 इंटू 2 पाई √m/k। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या दिया बच्चों, गलत। ठीक है, ये ऑप्शन भी क्या दिया है, गलत। फिर अपने को ये बोला है एट टाइम विच द पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द सेकेंड टाइम। अब ये देखते हैं भाई दूसरे टाइम, तो देखो सेकेंड टाइम, तो एक बार गया, टकराया, टकरा के वापस आ गया, तो इसमें लग गया समय कितना, t/3। फिर वापस गया t/4, वापस आया t/4, तो दूसरी बार मीन पोजीशन पे पहुंच गया। तो क्या आएगा t/3 प्लस t/2, तो होगा t/3 प्लस t/2, तो ये हो जाएगा, नीचे आएगा 6 और ऊपर आएगा 5t, तो क्या हो जाएगा 5/6 इंटू 2 पाई √ कहाँ गया m/k, है ना। अब ये देखते हैं क्या दिया है, 2 से ये 3 कट गया तो 5π/3 आ रहा है, 5π/3 आ रहा है m/k, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए और डी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन कि अ पार्टिकल, 2 पार्टिकल्स हैं ए बी आर परफॉर्मिंग SHM, एक अलोंग x एक्सिस दूसरे अलोंग y एक्सिस विथ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड 1 हर्ट्ज। मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड भी इक्वल है 2 सेंटीमीटर का और फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है 1 हर्ट्ज। अच्छा ये फ्रीक्वेंसी दिया, एंगुलर नहीं है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ए एंड बी आर एट कोऑर्डिनेट्स 3,0 एंड 4,0। चलो तो इसको पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये अब देखिए x वाले का क्या है 3,0 पे, तो सपोज यहां होगा 0 1 2 3, तो ये है 3,0 पे। ठीक, और दूसरा वाला का है 0,4 पे, तो 1 2 3 4, वो यहां पर है मीन पोजीशन। ये ए, ये बी है और ये ए है। ठीक है, और दोनों का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, तो वही ए का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होगा वो कैसा हो रहा होगा, देखो वो यहां से चालू कर रहा होगा और 3 से आगे कितना जा रहा होगा 5 तक, और वापस कितने तक आ रहा होगा 1 तक, तो 5 से लेके 1 तक ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना। और बी क्या कर रहा होगा, ये 4 है तो इससे नीचे आएगा तो कहां तक आएगा 2, और ऊपर जाएगा तो 4 से ऊपर कितना होता है 6, तो 2 से 6 ये मोशन कर रहा है, तो ये ऐसा मोशन कर रहा है और ये आगे मोशन कर रहा है, ऐसा बोला है। फिर t इक्वल टू 0 पे b इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी t इक्वल टू 0 पे b तो अपने मीन पोजीशन पे है एंड मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, और आ कहां रहा है नीचे। तो देखो ये इसलिए देता है बच्चों ये इंफॉर्मेशन ताकि हम लोग इक्वेशन लिख सकें, है ना। दूसरा ये बोला है कि while a इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन एंड मूविंग अवे, तो ये क्या है नियरेस्ट में, मतलब यहां पर है a इनिशियल t इक्वल टू 0 पे और मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब क्या बनाना है, मैक्सिमम एंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज s1 s2, फाइंड s1 प्लस s2। क्या बोला है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम देखते ही साथ बच्चों आप लोगों को ये सोचना है मैक्सिमम मिनिमा लगाना है ना। अब मैक्सिमम मिनिमा लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट x में हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट y में हो रहा है,
तो सपोज किसी भी टी टाइम में इन लोग कहाँ रहेंगे, ये कहीं बीच में कहीं पोजीशन पे, ये कहीं बीच पे पोजीशन पे, ऐसा मान सकते हैं, मान लिए। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, जो इसकी पोजीशन है इसका स्क्वायर प्लस इसकी पोजीशन है उसका स्क्वायर का अंडर रूट करके निकालेंगे। तो अब दोनों का क्या लिखते हैं, एसएचएम का इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। देखो पहले लिखते हैं ए के लिए, एक्स ए के लिए लिखते हैं, ठीक। तो देखो अब आपको पता है मीन पोजीशन 0 नहीं है, मीन पोजीशन इसकी 3 है, तो 3 प्लस क्या लिखते हैं, 3 प्लस, अब ये अभी t इक्वल टू 0 पे क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव है, एम्पलीट्यूड क्या है, नेगेटिव है। तो क्या लिखते हैं 3 प्लस, या 3 प्लस नहीं लिखते, 3 माइनस लिख देते हैं, 3 माइनस ए साइन ओमेगा टी, क्या लिख देते हैं, ए साइन ओमेगा टी। लेकिन अभी t इक्वल टू मैं 0 डालूंगा, t इक्वल टू 0 डालूंगा और ये एक्सट्रीम पोजीशन में है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो मैं इसको डाल देता हूं cos ओमेगा टी, क्या डाल देता हूं, cos ओमेगा टी। ये हो गया 3 माइनस ए कॉस ओमेगा टी। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं t इक्वल टू 0 डालूंगा, t इक्वल टू 0, तो ये टर्म 1 हो जाएगा, और 3 माइनस ए, इसका एम्पलीट्यूड कितना था 2 का, तो एक्स ए 3 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी बनेगा, और 3 माइनस 2 यानी 1, यानी ये 1 पे। और इसकी वेलोसिटी चेक कर लेता हूँ, वेलोसिटी कहाँ जा रहा है, ये अवे, तो डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 3 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस रहेगा, कॉस ओमेगा टी क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और फिर टी इक्वल टू 0 डालूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो भाई ये एक्स ए की इक्वेशन बन गई, ठीक। एक्स ए की इक्वेशन क्या हो गई, 3 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी। अब लिखते हैं एक्स बी का, तो एक्स बी का मीन पोजीशन +4 है, तो पहले मीन पोजीशन लिख दिए +4। अब लिखते हैं, अब वो t इक्वल टू 0 पे यही है, तो इसका इक्वेशन साइन ओमेगा टी लिखेंगे, और ये जा कर रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये भी नीचे ही जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस ए कितना है 2 साइन ओमेगा टी, ये लिख दिए 2 साइन ओमेगा टी। अब चेक कर लेते हैं, तो देखो सबसे पहले इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये 4 माइनस 2 साइन ओमेगा टी लिखा है, तो मैं अगर t इक्वल टू 0 डालूंगा तो क्या आएगा, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो एक्स बी बराबर 4 आएगा, तो अपने मीन पोजीशन पे है। एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 0, ये हो गया माइनस, तो माइनस रहेगा, साइन का प्लस कॉस होता है, तो कॉस ओमेगा टी, तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो माइनस साइन कहीं प्लस नहीं होगा, नेगेटिव आएगा, मतलब डाउनवर्ड जा रहा है, और वही बोला है मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, नहीं मूविंग, हाँ मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन इसको भी बोला है, तो ये भी नीचे जा रहा है, तो ये इक्वेशन दोनों की आ गई। अब ये आ गई एक्स बी, ये आ गई बच्चों एक्स ए। एक्स नहीं लिखते इसको, तो वाई लिखते हैं, क्यों, इसमें वर्टिकल मोशन हो रहा है, तो इसका वाई में लिखें और इसका एक्स में लिखें। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस किसी भी टी टाइम पे क्या होगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन है y, इसकी पोजीशन है x, तो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, हाइपोटेनस ऐसे ही निकालेंगे। तो अब इक्वेशन लिख देते हैं, मैं डायग्राम को मिटा देता हूं, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, डिस्टेंस है ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसा लिख रहा हूं, ये आएगा 4 माइनस 2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। या ऐसा करो, अंडर रूट मत लिखो, इसको स्क्वायर ही लिख लो, अंडर रूट को हटा दो, इसको क्या लिख लो, स्क्वायर ही लिख लो। अब आपको ये पता है, अगर s जहां मैक्सिमा मिनिमम होना है, तो उसका जो, अगर s को मैक्सिमा मिनिमा करना है तो s स्क्वायर को भी मैक्सिमा मिनिमा कर दो, तो वही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर देखो वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर करने से एक आ गई 4 माइनस 2, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो 16 माइनस 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 16 माइनस 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आ जाएगा प्लस 4, सॉरी क्या लिख रहा हूं यार मैं, 4 और 2 टू 4, तो ये आ जाएगा 2ab, तो 8 16, तो आएगा माइनस 16 साइन ओमेगा टी, ठीक है, 2ab। अब यहां पे क्या लिखता हूं, प्लस, इसको स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा 9 प्लस 4 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी
माइनस 3 टू 6 टू 12 कॉस ओमेगा टी, ये आ गई वैल्यू। ठीक, अब आप देखो 16 और ये 9, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 16 और 9, तो 16 और 9 कितना होता है 25। ठीक, प्लस ये 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी है और ये 4 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, दोनों को साथ में ले लेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है 1, तो ये आ गया 4। अब इधर क्या बचा, माइनस आप कॉमन ले लो, तो क्या बचा 16 साइन ओमेगा टी माइनस 12 कॉस ओमेगा टी, ये आपका टर्म बच गया। अब 25 प्लस 4 कितना हो गया 29, माइनस इधर से भी 4 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा 4 साइन ओमेगा टी माइनस 3 कॉस ओमेगा टी, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अब आप जानते हैं ये इस फॉर्म का दिया, यानी ये जो मैक्सिमा या मिनिमम जो वैल्यू है ये इस वाले टर्म पे डिपेंडेंट है। ये किस फॉर्म का है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ये इस टर्म का है कि नहीं है। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपन पहले ही सीख चुके हैं बच्चे लोग, जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सीख रहे थे। तो क्या होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार ऐड कर दो और एक बार माइनस कर दो। तो a जो है वो क्या होता है, जो इसका कोफिशिएंट होता है जो कि 4 है, और b क्या होता है जो इसका कोफिशिएंट होता है जो कि क्या है 3 है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट मतलब 5 आएगी। तो एक बार आपको +5 लेना है और एक बार क्या लेना है -5। सपोज आप +5 ले रहे हो तो 29 माइनस 4 इंटू 5 मतलब ये आ जाएगा 9। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी 9, एस मिनिमम, एस मिनिमम नहीं एस मिनिमम नहीं, ये एस स्क्वायर निकाल रहे हैं सॉरी। तो एस स्क्वायर कितना आया है 9, तो एस मिनिमम कितनी आ जाएगी 3। ठीक, उसके बाद क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, तो 29 प्लस 20 ये कितना आ जाएगा 49। तो एस मैक्सिमम कितना आ गया है 49, तो एस मैक्सिमम का स्क्वायर 49 है, तो एस मैक्सिमम कितना आ जाएगा 7। तो मिनिमम डिस्टेंस होगी 3, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी 7, 7 प्लस 3 अपने को वही पूछा है, तो कितना होगा आंसर 10 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, पक्का। तो ऐसे बच्चों इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ध्यान देना है ना। ये जो टर्म है, ये जो टर्म आया है, ये अपने को क्या करना है ध्यान में रखना है कि इसका ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी कोफिशिएंट है साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के, उनका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट करोगे तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग क्या करें पढ़ चुके हैं। और इस क्वेश्चन में ये भी अप्रोच में याद रखना कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग किसी भी एसएचएम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू पार्टिकल्स P and Q describe SHM of same amplitude A, same frequency F, same straight line from the same mean position। सब चीज सेम है भाई। The maximum distance between the two particle is √2a। ठीक, if the initial phase difference between pi by n है तो बताओ n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, फिर से मैक्सिमम मिनिमा है, तो बच्चों ऐसे ही कोशिश करना है जब भी मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आए तो हम लोग को एक इक्वेशन बनाना है जिस भी चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज किया है और वो जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक फंक्शन बनाने की कोशिश करना है। चलो हम लोग फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर डिस्टेंस बोला है तो दोनों का पोजीशन का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पहले वाले का क्या होगा x1 बराबर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, बोला है a साइन ओमेगा टी, एंगल फ्रीक्वेंसी वगैरह सब सेम बोला है। अब x2 सपोज एम्पलीट्यूड सेम है साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, ऐसा बोल देता हूं। x2 जो है वो क्या है 5 फेज डिफरेंस रख रहा है। ठीक है, अब दोनों का मोशन क्या हो रहा है सेम लाइन पे हो रहा है कि नहीं। तो अगर मैं दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहता हूं, दोनों एक दूसरे से कितना दूर है ये लिखना चाहता हूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं पोजीशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b या b विथ रिस्पेक्ट टू a लिख सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं x2 माइनस x1, ये क्या हो जाएगा पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये क्या हो जाएगा a कॉमन आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक, अब ये दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या मैक्सिमा या मिनिमा के लिए अपन क्या करते हैं, एक बार इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं होता क्या। डिफरेंशिएट करके 0 रखते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करो और 0 रख दो, तो ये तो a रहेगा ही है ना। इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा साइन ओमेगा टी का, ये हो जाएगा ओमेगा बाहर आएगा एक और कॉस
ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये आएगा माइनस ओमेगा आएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अंदर चेन रूल लगेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा। चलो ये दोनों ओमेगा को भी काट लो और बाहर ले लो, क्लियर। अब इसको जीरो से इक्वेट करो तो ये तो जीरो ही हो गया। तो इसका एक मतलब तो ये है कि कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है बच्चों। तो एक तो ये आ गया कि फाइव का एक वैल्यू जीरो होगा, फाइव जब जीरो होगा तो दोनों के बीच में मैक्सिमा या मिनिमा आएगा डिस्टेंस, ठीक है। एक तो ये बात हो गया। अब अगर खुद सोचो बच्चों, अगर फाइव जीरो होगा तो वो तो मिनिमा का केस है। फाइव अगर जीरो होगा वो मिनिमा का केस है, क्योंकि फाइव जीरो मतलब दोनों के बीच में कोई फेस डिफरेंस नहीं, तो दोनों चालू भी एक जगह से किए, तो दोनों के बीच में मिनिमम डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ जाएगा, है ना। वो तो मिनिमम का केस है, मैक्सिमा का केस नहीं है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम क्या दिया, a बाय रूट टू। तो ये फंक्शन और कहां जीरो हो रहा है अपने को निकालना पड़ेगा, इससे तो एक ही वैल्यू पता चला, ठीक है। तो चलो कुछ और करने की कोशिश करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ अब अरे बाप रे क्या हो रहा है भाई। हाँ अब तो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ जादू हो रहा है यार इसमें, नया पेज में लिखते हैं इसको, छोड़ो। तो क्या फंक्शन क्या बचा था, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस कॉस फाइव बराबर, सॉरी माइनस का कॉस ओमेगा टी बराबर जीरो। अब अपन क्या करते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है, टू साइन ए प्लस बी बाई टू, तो ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा टू ओमेगा टी प्लस फाइव बाय टू, ठीक। और एक आ जाएगा साइन फाइव बाय टू माइनस फाइव, फाइव बाई टू क्या जाएगा, साइन फाइव बाई टू। एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस। तो ये आ गया बराबर जीरो। तो देखो ये वाले को जीरो से इक्वेट करोगे तो पहले ही केस आ गया, जो फाइव बराबर जीरो था। एक से ये आ रहा है टू ओमेगा टी बाय टू, टू ओमेगा बाई टू बराबर माइनस फाइव बाय टू। मतलब ओमेगा टी जब माइनस फाइव बाई टू होगा तब भी अपना क्या आ रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है। तो पहला वाला मिनिमा का केस होगा, तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमा। पता नहीं, ये दोबारा डिफरेंशिएट करके चेक करना है, लेकिन क्योंकि समय नहीं है हमारे पास तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो हमको ये पता चल गया कि ओमेगा टी जब आपका माइनस फाइव बाई टू होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रूट टू ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन लिखा था उसमें रूट टू ए लिख लो, बराबर ए तो बाहर लिखा ही था, इधर क्या जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ओमेगा टी की जगह माइनस फाइव बाई टू डाल दो, तो आ जाएगा रूट टू ए बराबर ए साइन ओमेगा टी। ये आ जाएगा माइनस फाइव बाई टू, तो यहां बचेगा साइन जीरो, नहीं फाइव बाई टू माइनस साइन माइनस फाइव बाई टू बचेगा। साइन माइनस और माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कर लो, तो ये हो गया टू ए साइन फाइव बाई टू बराबर रूट टू ए। टू से ये गया तो नीचे क्या जाएगा, रूट टू, ए से ये उड़ गया। मतलब फाइव बाई टू बराबर कितना होगा, पाई बाई फोर। फाइव बाई टू बराबर पाई बाई फोर हो गया, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। मतलब दोनों के बीच इनिशियल फेज डिफरेंस कितने का है, पाई बाई टू का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था पाई बाई एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, टू। तो ऐसे हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। चलिए सीरीज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है। इन फिगर शोज अ मास ऑफ 2m इज एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब ये रेस्ट में है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इसका मतलब ये नेचुरल लेंथ नहीं है ना, नेचुरल लेंथ से ये नीचे आके रखा चुका है। कितना नीचे आ जाएगा, जहां पर 2mg बराबर क्या हो रहा होगा, kx। मतलब कितना नीचे आ गया है, स्प्रिंग कितना कंप्रेस है, 2mg बाय k, पहले से कंप्रेस्ड है, ठीक है। फिर क्या बोला है, पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम हाइट इतना फ्रॉम प्लेट, द पार्टिकल स्टिक्स टू द प्लेट नेग्लेक्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम व्हेन पार्टिकल स्टिक्स टू द प्लेट। यानी सपोज यहां पर टाइम t इक्वल टू जीरो लेना है अपने को, जब पार्टिकल स्टिक होता है उससे लेके स्टिक्स टू द प्लेट, द टाइम व्हेन द स्प्रिंग इज एट मैक्सिमम कंप्रेशन हमको निकालना है। स्प्रिंग अपना मैक्सिमम ये जो है
कितना -a तक जाता है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड तक, तब तक हम लोग को ये निकालना है। और टाइम दिया है, उससे अपने को a कंपेयर करके निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे इस सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, जब भी कोलिजन वाले क्वेश्चन है, स्प्रिंग के साथ एक मास लगा हुआ है, वो अपना एसएचएम करता है या नहीं भी कर रहा है, या ऐसी रेस्ट पे रखा हुआ है, और उसके ऊपर एक मास जेंटली रख दें या फिर किसी वेलोसिटी से प्लेस कर ले, उसमें हमेशा ये याद रखना बच्चों, हमको एम्पलीट्यूड निकालने के लिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन वाला इक्वेशन इस्तेमाल करना है, जो कि क्या है, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं उसको कैसे निकालेंगे। चलिए अप्लाई कैसे होगा। तो सपोज सबसे पहले तो यहां पर कलीजन हो रहा है m मास का और 2m मास का। अब कलीजन ये हो रहा है m मास और 2m मास का, तो उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। अब यहां पर हाँ एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है और दोनों के वेट भी लग रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल मोशन में हो रहा है कलीजन। फिर भी हम लोग दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों जो फोर्सेस है वो मोमेंटम का चेंज स्लोली लाते हैं। तो जस्ट बिफोर इंपैक्ट और जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, इनके कारण मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बहुत लंबा टाइम इंटरवल लेंगे तो पड़ेगा, लेकिन जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो कंजर्वेशन मोमेंटम से पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। m इंटू वी प्लस 0 बराबर 2m प्लस m इंटू वी डैश। यहां से v डैश का वैल्यू आ गया v/3। ठीक है, तो ये v/3 वेलोसिटी से नीचे आएगा। और v कौन सी वेलोसिटी है, ये इतने हाइट से गिर रहा है वो वेलोसिटी। ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं चलो। तो v डैश बराबर आएगा 1/3 v। v को क्या लेते हैं, अंडर रूट 2gh। तो 2 इंटू जी इंटू एच। h कितना दिया है 4.5 mg/k। तो 4.5 इंटू 2 क्या हो गया 9, 9 से ये 3 कट गया, तो क्या आया g बाहर आ जाएगा अंडर रूट m/k। ये आ गई आपकी वेलोसिटी। ठीक है, अब हमको वेलोसिटी पता है इस पोजीशन पे। अब जब ये मास आके चिपक गया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पे नेट फोर्स 0 लग रहा है वो तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है 3 mg, और स्प्रिंग पहले से कितना कंप्रेस था, वो इतना ही कंप्रेस था कि वो किसको संभाल सके, 2 mg को संभाल सके। लेकिन अब तो उसको 3 mg को संभालना है, तो फर्दर वो और नीचे जाएगा जहां पर उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, चेंज होगा। तो देखते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा नया। तो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे जाएगा ये देखते हैं। तो जहां पर भी वो कंप्रेस होगा वहां उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा x डैश, वो होगा 3mg/k, क्योंकि kx डैश किसको संभालेगा 3mg को संभालेगा। जब 3mg बराबर kx हो जाएगा तब आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगा। तो हमको अब समझ में आ गया ये यहां से नेचुरल लेंथ से कितना दूर है 3mg/k डिस्टेंस दूर है, 3mg/k लेंथ नीचे। अब x डैश बजा 3mg/k आ गया। अब अपन को एक लिखना है कि देखो पहले से तो 2mg/k वो कंप्रेस ही था, तो फर्दर कितना कंप्रेस हुआ, फर्दर कंप्रेस हुआ कितना mg/k। तो ये आ गई अभी इस इंस्टेंट पे जहां ये दोनों मास है और उससे इक्विलिब्रियम पोजीशन का डिस्टेंस आ गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन का डिस्टेंस कितना आ गया mg/k। ये 3mg/k माइनस 2mg/k आ गया। तो हमको पोजीशन पता चल गई और इस पोजीशन पे वेलोसिटी पता है, तो हम लोग एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। एम्पलीट्यूड से ये पता चल जाएगा कि कितना उसका मैक्सिमम कंप्रेशन होना है, जिससे हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं एसएचएम की। चलिए लिखते हैं। तो आप देखिए अब कहां गया ये। तो अब अपन क्या देखते हैं, हाँ ये इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ तो देखो, तो अपन क्या करते हैं, v बराबर एज अ फंक्शन ऑफ x ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखे। v का वैल्यू कितना था अपन पहले ही निकाले थे, g अंडर रूट m/k था। ओमेगा क्या हो जाएगा, जब 3m मास इससे चिपक गया और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट k/3m। अंडर रूट ये रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोजीशन क्या है इसकी अभी मीन पोजीशन से mg/k, तो m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k स्क्वायर। स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स, g स्क्वायर m/k बराबर k/3m इंटू ए स्क्वायर माइनस m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k स्क्वायर। तो ये क्या होगा ये इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा g स्क्वायर
3m² बाय k², ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा m² g² बाय k², ये बराबर आ गया a²। 3 + 1 4 हो गया, तो अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2mg बाय k, ये आ गया अपना एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब समय निकालते हैं बच्चों। अब हमारे को सारी चीज निकल गई है जिससे हमारे आंसर बनेगा, है ना? तो देखो सपोज अभी ना ये मीन पोजीशन है, सवाल बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ये क्या है मीन पोजीशन t = 0 पे, और ये SHM कर रहा है। कैसे SHM कर रहा है, 2mg/k नीचे जाता है और 2mg/k ऊपर जाता है, माइनस से प्लस है। लेकिन ये यहां है नहीं बोला है, ये कहां है, अभी यहां पर है बीच में। हमारा जो मोशन हो रहा है वो तो मैक्सिमा से नहीं चालू हो रहा है ना, यहां से चालू हो रहा है और डाउनवर्ड वेलोसिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर किस टाइम पे रहेगा वो देखते हैं और वहां से नीचे कितने देर में आएगा ये देखते हैं। तो आप खुद सोचो, उसको यहां से नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो मीन पोजीशन से ऊपर जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो अगर मैं इसका इक्वेशन ऑफ SHM लिख दूं तो मैं यहां से यहां जाने का टाइम निकाल सकता हूं, और ये पोजीशन भी पता है विच इज mg/k, यानी एम्पलीट्यूड का आधा। तो अगर इक्वेशन ऑफ SHM ऐसे लिखूं y = a sin ωt, ठीक, मीन पोजीशन से चालू है ऐसा सोचो, तो कितने टाइम में वो यहां से यहां पहुंचेगा वो निकाल सकता हूं। a/2 = a sin ωt, a से कट गया 1/2 कब आता है, जब ωt कितना हो जाएगा 1/2 ना, 1/2 मतलब 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा π/6। अब इसको लिख सकते हैं 2π बाय टाइम पीरियड, 2π/t इंटू t बराबर π/6। पाई का हिसाब हो गया, t का वैल्यू कितना है t/12, यानी इसको यहां से यहां जाने में t/12 समय लगेगा। तो जाहिर सी बात है वापस आने में भी t/12 समय लगेगा। ठीक, अब मीन पोजीशन से उसको नीचे जाने में कितना समय लगता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में। तो देखो पूरा SHM अगर t टाइम का है तो मीन पोजीशन से यहां जाने में लगता है t/4 समय, फिर t/4 में वापस आता है, फिर t/4 में इधर जाता है, t/4 में वापस मीन में आता है, तो टोटल टाइम t हो गया। तो यहां से एक्सट्रीम में जाने में t/4 समय लगेगा। तो देखो पार्टिकल हमारा यहां पर था, मीन पोजीशन में या t/12 समय लिया, उसके बाद मैक्सिमम कंप्रेशन में गया नेगेटिव एम्पलीट्यूड में t/4 समय लिया, तो टोटल टाइम कितना लेगा t/12 प्लस t/4, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आ गया 12 t प्लस 3t, तो ये आ गया बच्चों t/4, t/3 कितना आ गया t/3। तो इतना समय लग रहा है। अब टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है 2π√3m/k, है ना। लेकिन हमको टाइम का क्या लेना है, आधा, सॉरी m/3 के ना, k/3m नहीं 3m/k, ठीक है, 2π√3m/k। तो अब हम लोग को टाइम पीरियड का क्या लेना है, बाई 3 लेना है, तो डिवाइड बाई क्या कर दो बाई 3। ठीक, ये 3 अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9, और ये कट जाएगा 3 जा, तो क्या आएगा टाइम कितना लगा उसको 2π√m/3k। तो जो a की वैल्यू हमको निकालनी थी वो आ गई 3, है कि नहीं। यहां अपने को क्या पूछा था, a की वैल्यू निकालनी, तो आंसर क्या आ गया a = 3। तो ऐसे इस सवाल को बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इज अटैच्ड विद अ ब्लॉक ऑफ मास m1। ठीक, ब्लॉक m1 के साथ स्प्रिंग अटैच है। अनदर ब्लॉक ऑफ मास m2 इज प्लेस्ड अगेंस्ट m1, m1 के अगेंस्ट एक m2 ब्लॉक प्लेस कर देते हैं। बोथ मासेस लाई ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो पहला तो इसको जेंटली प्लेस किए, कितना कंप्रेशन होगा ये अपने को निकालना है। ये तो सिंपल है बच्चों, ये मीन पोजीशन से कितना नीचे जाएगा जितना फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों का जो डाउनवर्ड फोर्स मिलके कितना लगाएंगे, इनका वेट m1 प्लस m2 g साइन थीटा, और इसको कौन संभालेगा, स्प्रिंग संभालेगा, k इंटू एक्स। तो x क्या होगा कंप्रेशन, इनिशियल कंप्रेशन, इनिशियल कंप्रेशन हो जाएगा m1 प्लस m2 g साइन थीटा बाय k। तो हो गया m1 प्लस m2 g साइन थीटा बाय k, ऑप्शन बी। ठीक है,
अब बोल रहे हो एडवांस में ये प्रॉब्लम क्यों लिए, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, इसका अगला जो पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन का वो थोड़ा अच्छा है। चलो देखते हैं। अब देखो, अब ये बोला है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन द ब्लॉक आर पुश्ड फर्दर, इतना फर्दर डिस्टेंस उनको पुश किया 2/k m1 + m2 g sin थीटा अगेंस्ट स्प्रिंग एंड रिलीज्ड, फाइंड द कॉमन स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन दे सेपरेट। अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए ये बन गया क्या, इंक्लाइन प्लेन है ना, ये बन गया क्या, इंक्लाइन प्लेन। अब क्या होगा देखो, स्प्रिंग लगा हुआ था यहां पर और ये था। अब देखो स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ थी वो यहां कहीं थी, ठीक है, ये स्प्रिंग की थी नेचुरल लेंथ। अब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से वो पहले से कितना कंप्रेस था, m1 + m2 g sin थीटा बाय k, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब इसको क्या किए, स्प्रिंग को यहीं नहीं छोड़े, फर्दर और पुश कर दिए नीचे, कितना 2m1 + m2 g sin थीटा बाय k। क्लियर है, 2m1 m2 g sin थीटा बाय k एंड रिलीज्ड, फाइंड द कॉमन स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन दे सेपरेट। अब हमको यह पता लगाना पड़ेगा कि इन लोग सेपरेट कहां होंगे। देखो तो यहां पर इक्विलिब्रियम में था, हम लोग उनको नीचे ढकेले इतना और छोड़ दिए। अब ब्लॉक चलते चलते यहां तक पहुंचा, ठीक है, कुछ वेलोसिटी गेन करेगा जो भी है। अब ये जो थी वो क्या थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम तो होगी लेकिन उन लोग सेपरेट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि अभी भी स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस्ड है, क्योंकि नेचुरल लेंथ से वो नीचे है ना, तो स्प्रिंग अभी भी कंप्रेस्ड है। तो स्प्रिंग क्या करेगी, जब तक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे नहीं आ जाती, वो जो m1 मास जो उससे अटैच है उसको एक फोर्स लगा रही है, ठीक, m1 मास को क्या करा रही है, इधर से एक फोर्स लगा रही है kx, जब तक स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन पे नहीं आ जाती। और ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये क्या कर रहा है, mg ने kx जो है वो mg m1 sin थीटा को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कराने की कोशिश कर रहा है, और रोकने की कोशिश कौन करेगा इसको, g1 sin थीटा एक्सेलरेशन या g sin थीटा, है ना। और दूसरे ब्लॉक को कौन रोकने की कोशिश कर रहा है, g sin थीटा, ठीक है, और इधर इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स लग रही है। तो ये कांटेक्ट फोर्स जीरो नहीं होगी ना, क्योंकि नीचे वाले का भी अपवर्ड एक्सेलरेशन है, तब तक अभी क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा। तो क्या होगा कि ये दोनों ब्लॉक अभी चिपके रहेंगे, सेपरेट कब होंगे, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गई, और नेचुरल लेंथ से हल्का सा भी अगर अपन आगे जाएंगे तो इसको g sin थीटा तो पीछे खींच ही रहा है, kx भी अब पीछे खींचने लगेगा, तो इसकी एक्सेलरेशन सडनली कम हो जाएगी, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन तो g sin थीटा ही है, और इसकी अब g sin थीटा से कम हो गई। अब इसकी एक्सेलरेशन बढ़ गई, अरे पहले केस में उल्टा बोल दिया था, इसकी कम है इसकी ज्यादा है, अब इसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई, कम हो गई। अब इसकी एक्सेलरेशन अगर कम हो गई तो यानी इसकी बढ़ गई, तो ये आगे वाला आगे निकल जाएगा, पीछे वाला छूट जाएगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जब अपने नेचुरल लेंथ पे वापस आता है ना, उस वक्त हमको क्या निकालना है, दोनों की वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग को v मैक्सिमम निकालना है इक्विलिब्रियम पोजीशन का, हम लोग को निकालना है v एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक। अब v एट अ पर्टिकुलर पोजीशन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है v बराबर ओमेगा अंडर रूट क्या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको जो वेलोसिटी चाहिए वो चाहिए यहां पर नेचुरल लेंथ पे वेलोसिटी चाहिए, तो a क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, x क्या होगा, अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या देखते हैं, ओमेगा कितना होगा, है ना। तो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा होगा m1 + m2 मास चिपका हुआ है ना, और स्प्रिंग कांस्टेंट है k, तो ओमेगा का वैल्यू तो एकदम सिंपल हो गया, अंडर रूट k बाय m, ठीक, अंडर रूट k बाय m, तो k बाय m1 + m2, ठीक, इनटू अंडर रूट। अब क्या निकालते हैं, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, जहां पे वेलोसिटी जीरो था, तो जब उसको और फर्दर कंप्रेस किए यहां पर वेलोसिटी जीरो होगा, जहां पे वेलोसिटी जीरो था और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या रहता है, वेलोसिटी मैक्सिमम, तो यहां वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। तो अपना एम्पलीट्यूड तो यही वाला टर्म है 2m1 + m2 g sin थीटा, तो उसको लिख लेते हैं, उसका स्क्वायर तो क्या जाएगा 4m1 + m2 का स्क्वायर g स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय k स्क्वायर।
माइनस क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। सबको रूट के अंदर रखा हूं, ऐसा लिख रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्या है, हमको यहां पर नहीं चाहिए वेलोसिटी, हमको चाहिए यहां पर। तो मीन पोजीशन से इसकी पोजीशन क्या है, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा बाई के। तो वो वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आएगा, m1 प्लस m2 का स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय के स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये 4 है, ये 1 है, तो 3 आ जाएगा। तो वेलोसिटी का वैल्यू अब इधर लिखते हैं, क्या आएगा, अंडर रूट के बाय m1 प्लस m2 इंटू अंडर रूट 3 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय के स्क्वायर। अब क्या क्या बाहर आएगा अपन निकालते हैं। तो देखो, तो ये 3 तो बाहर नहीं आएगा, ये के स्क्वायर है, के बाहर आ गया, के बाहर आ गया तो ये रूट से कट के वापस रूट में चले गया। m1 प्लस m2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आएगा, लेकिन ये एक बार इससे कटेगा फिर रूट में चले जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर, अंडर रूट 3 m1 प्लस m2 बाय के, ये तो बचेगा। g को काटने वाला कोई नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा काटने वाला कोई नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा g साइन थीटा। क्लियर। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी जब दोनों ब्लॉक एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो आंसर क्या होगा, 3 बाई के m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, ऑप्शन सी। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। टू व्हील्स आर रोटेटेड बाय सम एक्सटर्नल सोर्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यानी दो व्हील्स है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ मास m is placed in not symmetrically. The friction coefficient between each wheel and the plank is mu. Find the frequency of oscillation when the plank is slightly displaced along the length. ठीक, तो पहले तो देखते हैं स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो SHM क्यों ही लग रहा है कि नहीं। तो देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, ये प्लैंक बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये बन गया प्लैंक। अब प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो सेंटर से क्या लग रहा होगा डाउनवर्ड, mg है ना, और इस पॉइंट पे व्हील है और इस पॉइंट पे व्हील है। तो दोनों पॉइंट पे व्हील क्या दे रहे होंगे, ये n1 दे रहा होगा और ये क्या दे रहा होगा, n2 दे रहा होगा। ठीक, और ये वाला व्हील कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो क्या कर रहा होगा, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन का लगा रहा होगा आगे F1, और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो फ्रिक्शन लगा रहा होगा F2। ठीक, अभी आप देख सकते हैं जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ना, सेंटर मीन यानी इसके अबाउट सिमेट्रिकल है सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा, n1 और n2 दोनों बराबर होंगे, बाय सिमेट्री बोल सकते हैं n1 n2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब n1 n2 बराबर होंगे तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो भी क्या होगा, म्यू n1 और म्यू n2, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो भाई इधर से जितना फोर्स लग रहा है इधर से भी, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो बैलेंस्ड है, तो ये रेस्ट पे रहेगा। क्या पे रहेगा, रेस्ट पे। अब क्या बोला, इसको पकड़ के अपन स्लाइटली डिस्प्लेस कर लिए। तो चलो डिस्प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्लाइटली क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस कर देते हैं ऐसा। ठीक, इतना भी नहीं करना था लेकिन कर दिए तो कर दिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, हाँ है ना, हल्का सा इसको अब डिस्प्लेस कर दिए एस से, एक्स डिस्टेंस। अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो अब ये वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा आगे खिसक गया, यहां पर आ गया। तो यहां पर रिएक्शन अभी क्या लग रहा होगा, n1, फ्रिक्शन अभी भी लग रहा होगा इधर F1। ये जो mg है वो भी क्या होगा, x डिस्टेंस दूर खिसक गया, अब mg यहां पहुंच गया है। और ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, थोड़ा सा x डिस्टेंस खिसक गया, यहां पहुंच गया। यहां पर अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा n2 और इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा F2। अब आप देख रहे हो इन दोनों जो पॉइंट कांटेक्ट है इन दोनों के बीच का तो डिस्टेंस चेंज हुआ, 2l है कि नहीं। तो लेकिन अब थोड़ा सा मास आगे चले गया, तो इस सपोर्ट पे अब ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, सपोर्ट पे ज्यादा फोर्स आ रहा होगा, है ना। तो n2 का वैल्यू बड़ा हो गया और n1 की तरफ से मास आगे खिसक गया, तो n1 का वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया। n2 का वैल्यू बढ़ गया, n1 का वैल्यू छोटा हो गया। अब अपन जानते हैं कि फ्रिक्शन ये वाला कम हो जाएगा और फ्रिक्शन ये वाला बढ़ जाएगा। अब खुद सोचो, x आप डिस्प्लेस किए हो,
ये पीछे ढकेलने वाला फ्रिक्शन बढ़ गया और आगे वाला फ्रिक्शन कम हो गया, तो अब इसको एक्सीलरेशन किधर मिलेगा, नेगेटिव डायरेक्शन मिलेगा। तो देखो अपन इसका डिस्प्लेसमेंट किए आगे, फोर्स इसको लग रहा है पीछे, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कि नहीं करेगा ये पता नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आया तो करेगा, नहीं आया तो पीरियोडिक मोशन तो कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, तो इक्वेशन लिखते हैं। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, F1 और F2। तो पहले तो F1 F2 निकालने के लिए NLM लगाते हैं बच्चों, N1 प्लस N2 mg के बराबर होगा, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, दूसरा अपन ये दोनों चीज तो लिख ही सकते हैं कि F1 बराबर होगा म्यू N1 और F2 बराबर होगा म्यू N2, है ना, ये बात भी हम जानते हैं क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है स्लाइडिंग में। दूसरा अपन क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, अपन ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं बच्चों, ये वाला पॉइंट, इसके अबाउट टॉर्क का इक्वेशन लिख देते हैं। तो जो N1 फोर्स लग रहा है उसके कारण तो कोई टॉर्क नहीं होगा, ठीक, F1 और F2 के कारण भी कोई टॉर्क नहीं होगा, उसी लाइन पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। mg के कारण एक टॉर्क होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये अपन निकालते हैं, है कि नहीं। तो अब ये डिस्टेंस हो जाएगी, लिखते हैं mg इंटू कितना, पहले L थी, अब इसको आगे खिसका दिए तो ये हो जाएगी L माइनस एक्स, ठीक, बराबर टॉर्क प्रोड्यूस बाय N2, टॉर्क प्रोड्यूस, एक मिनट, mg और इसके बीच की डिस्टेंस तो L ही रहेगी ना, ये क्यों चेंज होगी, तो ये mg L ही रहेगी बच्चों, ये कितनी रहेगी mg L, ठीक है, mg और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस तो x ही रहेगी ना, क्योंकि ये अगर पॉइंट नहीं चेंज होगा, आप ये पॉइंट आगे स्लाइड करें तो x डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा, तो ये L प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक, mg L प्लस एक्स। दूसरा अब क्या करेंगे, ये x बढ़ गई ना, mg L प्लस एक्स। अब N2 कितना फोर्स लगा रहा है ये देखते हैं, तो N2 इंटू N1 और N2 के बीच की तो डिस्टेंस फिक्स है ना 2L, व्हील के कारण लग रहे हैं तो 2L ही लगेगी, तो क्या लगाएंगे 2L। तो यहां से क्या हो गया, N2 का वैल्यू आ गया, N2 का वैल्यू क्या आ गया, mg L बाय 2L प्लस mg x बाय 2L, तो ये L से L कट गया, N2 की वैल्यू आ गई mg बाय 2 प्लस mg x बाय 2L, ठीक है, ये टॉर्क का इक्वेशन लिख लिए। अब क्या करते हैं, N1 की वैल्यू निकाल लेते हैं इस वाले इक्वेशन से, तो N1 की वैल्यू क्या होगी, mg माइनस N2, तो अपने को N2 का वैल्यू तो निकल ही गया है, तो N1 की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस mg बाई 2, क्या हो जाएगा mg बाई 2, और बच जाएगा माइनस mg x बाय 2L, क्लियर है, ये अपनी वैल्यू आ गई, ये N1 की वैल्यू आ गई और ये N2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, इसमें भी म्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो F1 की वैल्यू पता चल जाएगा, पूरे में म्यू मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें क्या करते हैं, म्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो F2 की वैल्यू पता चल जाएगी, ये आ गई फ्रिक्शन की वैल्यू। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाया तो अब फोर्स क्या लग रहा है, N2 इस डायरेक्शन में लग रहा है और N1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स को अपन क्या करते हैं, अब माइनस कर लेते हैं आपस में। तो देखो mg बाई 2 म्यू जो रहेगा, माइनस करेंगे तो mg बाई 2 म्यू, mg बाई 2 म्यू कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो म्यू mg x बाई 2L, म्यू mg x बाई 2L क्या बन जाएगा, म्यू mg x बाय L बन जाएगा। ये आ गया बच्चों नेट फोर्स, ठीक, ये नेट रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि x को आगे ले गए तो F2 बढ़ गया, तो F2 के कारण पीछे लग रही फोर्स, ठीक। तो एक्सीलरेशन क्या जाएगा, ये मास को उधर ले जाओ, F बाय M हो जाएगा, M को यहां से हटा दो, तो हमको क्या मिल गया बच्चों, एक्सीलरेशन का वैल्यू। क्या है एक्सीलरेशन, म्यू जी बाय L इंटू एक्स, ठीक। अब ये इक्वेशन ऑफ SHM तो है ही है, सामने वाले को करोगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट L बाय म्यू जी, लेकिन हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आ जाएगा 1 बाय 2 पाई अंडर रूट म्यू जी बाय L, तो ये हो जाएगा इस प्रॉब्लम का आंसर, क्लियर है।